स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, और विशेष तौर पर GS पेपर 1 के सिलेबस को हम डिटेल से डिकोड करने वाले हैं। जब आप UPSC की साइट पे जाते हैं तो आपको वहां पे जो सिलेबस देखने को मिलता है वो काफी ब्रीफ होता है, इसलिए उस सिलेबस को डिकोड करने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम जब पढ़ाई करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस पहला पिलर है आपकी प्रिपरेशन का। ध्यान रखिएगा, जब तक आपको सिलेबस अच्छे से पता नहीं होगा तो आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसलिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 22 जुलाई से नए बैचेस शुरू होने वाला है। इस बैच का नाम है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, यानी PT से लेके आपके इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन इस बैच के माध्यम से कराई जाएगी। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे आपको जाना है और एडमिशन ले लेना है। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD लाइव का। ध्यान रखिएगा, LD लाइव कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आप लोगों को मात्र 29,999 रुपए में मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी है। ध्यान रखिएगा, आप 2 साल तक जितनी बार भी चाहें क्लासेस सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही PT की रिवीजन क्लासेस, PT की टेस्ट सीरीज, यदि PT पास करते हैं तो दिल्ली में 4 महीने तक रहना, हमारी मेंटोरशिप में तैयारी करवाना, आपके इंटरव्यू तक आपके साथ जुड़े रहना, ये सब इस बैच में इंक्लूड है। आंसर राइटिंग, ऐसे, CSET सब कुछ इंक्लूड है। यदि आप समयबद्ध तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इस बैच से जुड़ना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा। ध्यान रखिएगा, आप टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से जुड़ सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी, या इंस्टाग्राम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, जो भी डिटेल्स हैं, वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 की। मैं 1-2 क्वेश्चन ले लेती हूं, कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या बोल रहे हो मैम, सिलेबस के टॉपिक के सब टॉपिक ही क्लियर करने के लिए मैं आई हूं। ठीक है, त्रिकाडो हैं, क्या नाम रखते हो भाई, थैंक यू आकांक्षा। चलो कोई बात नहीं, अब शुरुआत कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1। जब आपको UPSC का सिलेबस जब दिखता होगा ना, और आपके रिश्तेदारों को दिखता होगा, वो कहते होंगे बस इतना सा सिलेबस है, मतलब ऐसे ही हवा बना रखा है कि दुनिया का सबसे कठिनतम एग्जाम है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा सिलेबस देखते हैं। एक बार हम ये देख लेते हैं कि आखिर जब आप देखते हो कि क्या क्या सिलेबस में है, तो सिंपल सा लिखा हुआ है। आर्ट एंड कल्चर के तौर पे खाली इतना लिखा है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक, यानी प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक कला के रूप, साहित्य के रूप और वास्तुकला, 3 चीजें हैं। यानी कलाएं, साहित्य, लिटरेचर और वास्तुकला, आर्किटेक्चर के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट। आप भी खुश, बाकी लोग टेंशन में कि अरे ये तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, पढ़ के IAS बन गया तो हमारा क्या होगा। एनीवे, अब देख लेते हैं आधुनिक भारत। क्या लिखा है? 18वीं सदी के लगभग मध्य से वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, 3 चीजें हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, व्यक्तित्व है और विषय है। ठीक है जी, पहला पार्ट हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस का। इसको मैं डिकोड करूंगी, भागना मत। देखोगे कि कितना विशद सिलेबस है हमारा। 1 घंटे की जाएगी क्लास। स्वतंत्रता संग्राम दूसरा टॉपिक दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, यानी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग चरण और उन चरणों में जिन लोगों ने योगदान दिया है वो और उनका प्रभाव, ये सारी चीजें देखनी होंगी। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट। उसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अलग से दिया है 1947 के बाद, है ना। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, खाली इतना लिख के छोड़ दिया है, एकीकरण और पुनर्गठन। इस एकीकरण और पुनर्गठन में हम केवल राजनीतिक इवेंट्स को देखेंगे क्या?
या सामाजिक घटनाओं को भी देखेंगे, आर्थिक घटनाओं को भी देखेंगे, वो सारी चीजें हमें इसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। लेकिन इतना लिख के छोड़ दिया गया है, इसलिए हमेशा ना आप लोगों में कंफ्यूजन ये रहता है कि हम सिलेबस को जाने कैसे, समझे कैसे। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हल्के में लेते हो ना आप, अरे सिलेबस पहली कुंजी है, पहली सीढ़ी है आपकी सफलता की। अगर सिलेबस नहीं पता है तो क्या कर पाओगे? सिंपल सी बात है ना भाई, एड्रेस ही नहीं पता है, हमको पता ही नहीं हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये नहीं पता होगा कि हम किस पे ज्यादा फोकस करें, किताबें पढ़ोगे तो कुछ भी उठा के पढ़ लोगे। तो ध्यान रखना, सिलेबस को बिल्कुल यहां सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम देखें तो ऐसे ही लिख के छोड़ दिया गया है। इसी के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा उसके बाद की घटनाएं। इसमें जैसे औद्योगिक क्रांति हो गया, वर्ल्ड वार हो गए, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति और राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन में हमें साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। ध्यान रखना, अक्सर आप कहते हो कि क्यों हम पढ़ें साम्यवाद को, ये तो पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल की बात है। कई बार आता है ना दिमाग में, अरे ये तो PSIR के ऑप्शनल में आता है, या इतिहास में आता है, या दर्शन शास्त्र में आता है, हम GS के लिए क्यों पढ़ें साम्यवाद को? जबकि सिलेबस में कंप्लीट क्लियरली लिखा गया है कि जो भी राजनीतिक दर्शन है, जैसे साम्यवाद है, समाजवाद है, पूंजीवाद है, उन राजनीतिक दर्शनों के जो मूल विचार हैं, मूल थॉट हैं, वो सब हमें पढ़ने होंगे और उनका समाज पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, ये सब हमें पढ़ना होगा। तो इतने से मैं आपका आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू UPSC। उसके बाद भारतीय समाज, भारतीय समाज में मुख्य विशेषताएं, विविधता, ये मैं पूरा डिटेल से बता रही हूं। बस अभी मैं इतना बता रही हूं कि इतना देख के खुश नहीं होना है कि भाई ठीक है इंडियन सोसाइटी में मुख्य विशेषताएं हैं, भारत की विविधता दे दी, महिलाओं की भूमिका बता दी, महिला संगठन, जनसंख्या और मुद्दे। अब जब आप इस जनसंख्या और मुद्दे को देखोगे ना तो अलग से 8-10 टॉपिक बनेंगे आपके। क्या मुद्दे, क्या बातें पढ़ेंगे हम जनसंख्या में? जब हम महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम किन किन विषयों को ध्यान में रखेंगे? तो सिलेबस को डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखिएगा आप। उसके बाद इसी तरीके से यहां पे मोटा मोटा लिख के छोड़ दिया गया है, जो कि मैं आगे बताऊंगी। ऐसे ही भूगोल में आपने देखी ये सारी चीजें और आपका काम हो गया। आपको लगा इतना सा तो सिलेबस है, GS फर्स्ट पेपर का हो जाएगा, डिकोड उसको किया नहीं। तो ध्यान रखना, सिलेबस को समझिए। आज की हम इस क्लास में पूरी तरीके से एक एक टॉपिक को डिकोड करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या, हमें क्या क्या पढ़ना है। याद रखना दोस्तों, जब आपको ये पता लगेगा कि हमको क्या पढ़ना है, तभी तो आप ये डिसाइड करोगे हमको क्या छोड़ना है। कितना पढ़ोगे भाई? ठीक है, तो शुरू करें। एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए। संडे है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सुस्ताना है, हम भी उठ के आ गए हैं, है ना? तो आप लोग भी फटाफट वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए। क्या बोल रहे हो? अभी आ रही हूं भाई, अभी आ रही हूं, सब टॉपिक पे आ रही हूं। अब देखो, अब हम डिटेल से सिलेबस पढ़ेंगे। UPSC में लिख दिया भारतीय संस्कृति में। अब एक एक चीज आपको दिमाग में सेट करनी है, ध्यान रखना। साफ साफ लिखा है आर्ट एंड कल्चर में कि भाई भारतीय जो संस्कृति है उसमें प्राचीन काल से लेके, यानी एंशिएंट से लेके आपका आधुनिक काल तक के हमें कला के रूप, हमें साहित्य और हमें वास्तुकला, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इस क्लास में मैं आप लोगों को सिलेबस समझाने के साथ साथ कुछ आप लोगों को स्ट्रेटेजी भी बता दूंगी कि भाई आप आर्ट एंड कल्चर के लिए ये पढ़ लो, है ना? उससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको कुछ नए सोर्सेज का पता लगेगा जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं और हम उनको पढ़ते नहीं हैं। हम मोटी मोटी किताबें लेके रट रहे हैं उनको, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनता है हम उसको पढ़ के नहीं जाते। तो उन सारे सोर्सेज के बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूं आज की क्लास में। अब जैसे देखिए, आर्ट एंड कल्चर को जब हम तोड़ेंगे तो पहला भाग है कि भाई प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक कला के रूप, एक पार्ट दे दिया। अब कला मतलब क्या, कला में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो ध्यान रखना, कला में हमें भारतीय चित्रकला पढ़नी पड़ेगी,
भारतीय नृत्य कला पढ़नी पड़ेगी। नृत्य कला के कौन कौन से रूप हैं? अक्सर आपने पीटी में यहां से क्वेश्चन देखे होंगे, है ना, कथक पे या फिर अलग अलग नृत्यों की जो विधाएं हैं उनके ऊपर सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो कला में चित्रकला, नृत्य कला, इसके साथ ही जो क्षेत्रीय नृत्य हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। नॉर्थ ईस्टर्न नृत्य है या जो क्षेत्रीय नृत्य है उनके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, और खासकर वो नृत्य जो लगातार चर्चा में रहते हैं। पीटी की मैं यहां पे बात कर रही हूं, तो क्षेत्रीय नृत्य भी कला में आ जाएंगे। इसके साथ ही केवल नृत्य तो होगा नहीं बिना संगीत के। भाई संगीत कला के बिना नृत्य थोड़ी ना होगा। कोई व्यक्ति, अब आप एज्यूम करो ना, आप बिना गाने के डांस कर रहे हो और पूरी भाव भंगिमाओं के साथ डांस कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है ना। तो जब नृत्य है तो नृत्य के साथ संगीत कला को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी पूरी की पूरी संगीत कला इसमें आ जाएगी। जितनी संगीत की अलग अलग विधाएं हैं सबको हमें आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही जो ड्रामा है, थिएटर है, उनको पढ़ना पड़ेगा। मार्शल आर्ट्स आप देखते हो, मार्शल आर्ट्स अलग अलग जो राज्यों की अलग अलग मार्शल आर्ट्स हैं इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। मृद भांड कला, मृद भांड कला के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, भले ही वो इतिहास से अटैच होके बनता है, लेकिन कल्चर में तो हमें समझना पड़ेगा ना कि कैसे मृद भांडों का विकास हुआ है। मृद भांडों के विकास से हम किस तरीके से सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कला पढ़ोगे ना तो आप कला सोचते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए चित्रकला, नृत्य कला, क्षेत्रीय नृत्य, संगीत कला, मृद भांड कला और आपका थिएटर, मार्शल आर्ट्स। इतनी सारी चीजें आपको कला में पढ़नी पड़ेंगी। बुझ गए? मुझे ये बता दो। बिल्कुल यार, आकांक्षा कैसी बातें कर रहे हो? रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं बेनिफिट देंगी? कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं, किसी का कॉलेज होता है, किसी की जॉब होती है। रिकॉर्डेड क्लास में ऐसा तो है नहीं बच्चे हम कुछ काट लेते हैं, सेम टू सेम चलेगा। और फिर भी आपका जो रिकॉर्डेड बच्चे भी क्लास देख रहे हैं, कई बार उनका डाउट होता है, तो कमेंट में आप लिख दीजिए अपने डाउट को या अपने सुझाव को, है ना, तो टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो, अब अगला पार्ट है, हमने कला देख लिया, हमें कला में क्या क्या पढ़ना है। अगला लिटरेचर, इसमें आर्ट एंड कल्चर में हमने देखा साहित्य, तो भाई हमें साहित्य भी पढ़ना पड़ेगा। कला, साहित्य, तीन चीजें थी ना इसमें, एक था कला, एक था साहित्य और एक था वास्तुकला। तो अब साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? भाई जितना भी प्राचीन भारतीय साहित्य है, शास्त्रीय सांस्कृतिक साहित्य है, पाली और प्राकृतिक साहित्य है। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे पाली और प्राकृतिक साहित्य को उठा रहे हैं, मोटा मोटा पढ़ना है। पाली और प्राकृतिक साहित्य के ऊपर पीटी में क्वेश्चन, क्योंकि जब आप बुद्ध और जैन का इतिहास पढ़ेंगे तो पाली और प्राकृतिक साहित्य के बारे में खुद से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके साथ ही द्रविड़ियन साहित्य। अब ये द्रविड़ियन साहित्य के ऊपर इतिहास से जुड़ के क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते है ना। कठिन कठिन नाम आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, काफी कठिन कठिन नाम, लेकिन कई बार वहां से सीधा क्वेश्चन बन जाता है। तो कम से कम मैं ये नहीं कह रही कि द्रविड़ साहित्य को उठा के आप पूरा उसका अध्ययन कर लो, इतना बेवकूफी कर भी मत देना कि हम जो है एक क्वेश्चन के लिए इतनी मोटी किताब पढ़ेंगे ना। हमें स्मार्ट वर्क करना है, कम से कम हमें बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स हैं, बेसिक बेसिक मुद्दे हैं, उनकी समझ बनानी है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने देखा द्रविड़ियन साहित्य। फिर मध्यकालीन साहित्य हमें पढ़ना पड़ेगा, अलबरूनी से लेके जितने भी मध्यकालीन साहित्य हैं, भाई किसने क्या लिखा है, पूछता है ना, किसने किसका अनुवाद किया है, अक्सर क्वेश्चन बनते हैं यहां से। और याद रखना, ये वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? इजी होते हैं। आपको कहां से मिल जाएंगे? पिछले सालों के क्वेश्चन करोगे ना जब आप प्राचीन भारत के, तो जब इनफैक्ट आईएएस और पीसीएस के ही खाली पिछले सालों के क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इस एरिया से बनते हैं। आर्ट एंड कल्चर को भी मिला दोगे तो आर्ट एंड कल्चर के भी जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, क्वेश्चन कर लिए, कुछ डाउट रह गया, उसे हमने इधर उधर से देख लिया, काम हो गया। ध्यान रखना दोस्तों, जो पीटी रुकता है ना वो इजी क्वेश्चन के कारण रुकता है। हम डर जाते हैं, अरे हम कितना पढ़ेंगे। भाई कम से कम पिछले सालों के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है ना, लिटरेचर बहुत ज्यादा मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लो बस, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगा जाओ। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन कम से कम 5 से 10 बार लगा जाओ, ताकि इजी क्वेश्चन गलत ना करके आ जाओ वहां पे।
बाकी सब ठीक कराएंगे, आप गलत कराओगे, है ना। ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका सोर्स भी मैंने आपको बता दिया। फिर भक्तिकालीन साहित्य हमें पढ़ना पड़ेगा, मध्यकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां पढ़नी पड़ेंगी और आधुनिक भारतीय साहित्य पढ़ना पड़ेगा। इतना पढ़ेंगे तब जाके हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो सेकंड पार्ट है, साहित्य लिटरेचर, वो कंप्लीट होगा। बात समझ में आई? प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल के साहित्य और साहित्य की प्रवृत्तियों को पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। दूसरा टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का कला साहित्य, और तीसरा टॉपिक है हमारा वास्तुकला। अब वास्तुकला में क्या देखना पड़ेगा भाई? प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक। तो भाई हमें हड़प्पा कालीन वास्तुकला, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, पीटी में भी बनता है, मेंस में भी बनता है। भाई हड़प्पा कालीन वास्तुकला के ऊपर अलग अलग नजरिए से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। गुफा वास्तुकला जो केव आर्किटेक्चर है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। मंदिर स्थापत्य, जो 3 मंदिर स्थापत्य की प्रणालियां हैं भारत में, ठीक है, मथुरा है, गांधार है और द्रविडियन है, तो तीनों मंदिर स्थापत्य को आपको देखना पड़ेगा। किस स्थापत्य की क्या विशेषताएं होती हैं, है ना, किसमें गर्भगृह कैसा होता है, तो हर एक बिंदु को आपको समझना पड़ेगा। और ये क्या, कितनी देर का काम है? आपको लग रहा होगा बाप रे बाप मर गए हम, तो हमसे ना हो पाएगा। कितनी देर का काम है? स्मार्ट स्टडी करोगे ना तो सिंपल सी बात है, जब आप मंदिर स्थापत्य पढ़ने बैठोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए, देखो भाई आर्ट एंड कल्चर में सीधा सीधा दिया है वास्तुकला। अब वास्तुकला दिया है प्राचीन काल से लेके आधुनिक भारत तक। अब इस वास्तुकला में मंदिर वास्तुकला भी आएगा। तो जब आपके दिमाग में ये चीजें आएंगी ना कि सिलेबस में बिल्कुल क्लियर दिया है, तब जाके आप पढ़ोगे ना, हाँ इस कला की क्या विशेषताएं हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। बात समझ में आई? तो मंदिर वास्तुकला इसमें शामिल हो जाएगा, और इंडो इस्लामिक वास्तुकला और साथ ही आधुनिक वास्तुकला, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट होगा। तो इसलिए एक लाइन देख के बहुत ज्यादा प्रफुल्लित नहीं हो जाना है कि वाह रे यूपीएससी इतना कम पढ़ा के आईएएस बना दोगे। तो वो तो बस इसलिए दिया है ताकि शुरू में ही बच्चा मतलब वो होता है ना, शुरू में ही धड़कने तेज ना हो जाए, बाप रे बाप इतना ना पढ़, हमारे बस का इतना नहीं है, है ना। तो मुझे एक बार थम्स अप दे दो, समझ में आया कितना पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कहां से पढ़ना है हमको। अच्छा, इसमें वास्तुकला में और भी सारी चीजें हैं भाई। रॉक कट वास्तुकला कौन पढ़ेगा? रॉक कट वास्तुकला भी पढ़ना पड़ेगा, पूरा पल्लव, है ना, दक्षिण भारत, यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है। और साथ ही बौद्धिज्म और जैनिज्म का भारतीय वास्तुकला के विकास में योगदान, ये मेंस का क्वेश्चन है, यहां से मेंस में बेसिकली सीधा क्वेश्चन बनता है। लेकिन वास्तुकला को आपको इस नजरिए से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट होगा। पहले मुझे एक बार ये बताओ, इस नजरिए से आपने सिलेबस को कभी जानने का प्रयास किया था? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। सही पहचान लिया? वो एक सीरियल नहीं आता था, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं मैम, है ना, हमें नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब पता लग गया। अब देखो, अब रणनीति क्या होगी, देख के डरना नहीं है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कई बच्चे नितिन सिंघानिया की बुक को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अच्छी बुक है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन शुरू से लेके अंत तक पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। हमारे दिमाग में सिलेबस है हमारे, और ध्यान रखना सिलेबस के साथ साथ पिछले सालों के क्वेश्चन भी आपको देखने हैं। याद रखिएगा दोस्तों, स्ट्रेटेजी के तरीके से पढ़ो, स्ट्रेटेजिकल तरीके से, रणनीतिक तरीके से पढ़ो, पिछले सालों के क्वेश्चन भी देखने हैं। उससे ना आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब उसमें इतनी सारी चीजें हैं, सारी दिमाग में नहीं बैठा पाओगे ना। आर्ट एंड कल्चर वैसे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है। सबसे पहले हमें करना है, 11th की एनसीईआरटी आती है भारतीय कला का परिचय। इस भारतीय कला के परिचय को हमें अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना है। सबसे पहला शुरुआत हम यहां से करेंगे। इसके साथ पिछले सालों के पेपर का विश्लेषण करेंगे, जिसमें हम पीटी के एमसीक्यू मार्केट में अवेलेबल है जो पिछले सालों में आए हैं। इसके साथ ही मेंस में कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन दोनों का विश्लेषण हम साथ साथ करेंगे, ताकि जब हम कोई सोर्स पढ़ें तो हमको ये पता हो कि भाई इस किताब में ना यही बेसिकली जो टॉपिक है या विषय है इंपॉर्टेंट है। हम कई बार, देखो एक बात और यहां पे मैं फ्री एडवाइस दे देती हूं आप लोगों में से कई बच्चों की, इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट थी मेरी भी शुरुआत में आदत थी,
बाद में मेरे को भी किसी ने गाइड किया तो मुझे समझ में आया। मैं क्या करती थी, कोई भी किताब शुरू से शुरू कर दी कि अगले 20 दिन में इस किताब का काम तमाम कर देना है। होता क्या है ना, जब आप किसी किताब को शुरू से शुरू करते हो तो कई बार शुरू में ही डिफिकल्ट टॉपिक आ जाते हैं। जैसे आप यदि लाल एंड लाल की किताब देखोगे, इतिहास अर्थव्यवस्था की, या आप लक्ष्मीकांत ही देख लो ना, पॉलिटी की, पहला टॉपिक ही है संवैधानिक विकास। यदि हम संवैधानिक विकास से पॉलिटी को पढ़ना शुरू करेंगे तो दिमाग हिलेगा कि नहीं हिलेगा? दिल कहेगा ना कि कहां फंस गए भाई, निकलो इस जंजाल से, मन करेगा। इसीलिए किसी भी किताब को पढ़ने का तरीका होता है, आप सरल और इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू करो। जैसे यदि मैं लक्ष्मीकांत की किताब को प्रस्तावना से शुरू करूं, फंडामेंटल राइट से शुरू करूं, डीपीएसपी से शुरू करूं, प्रेसिडेंट से शुरू करूं, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। अगर मैं पहला ही टॉपिक नगर पालिका पढ़ने लग जाऊं या हम शुरू से पढ़ने लग जाएं तो डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए अपने पढ़ने के तरीके को भी बदलो, ठीक है। अब जैसे, और ये कब बदलोगे? जब आप पिछले क्वेश्चंस का विश्लेषण करोगे, पिछले सालों में आए हुए। उसके लिए बच्चे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा ना कष्ट देना पड़ता है शरीर को। आसानी से आलस्य में हाय रे, अभी भी कई बच्चे जो है ना बेड पे पसरे हुए होंगे, है ना, ऊपर फोन ऐसे उठा के देख रहे होंगे। गलत बोल रही हूँ क्या? हंसी तो आ रही होगी, है ना। कुछ सोफे पे पसर के फैल के देख रहे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो कॉपी पेन हाथ में लेके बैठे होंगे, कुछ नोट करेंगे, है ना। तो थोड़ा कष्ट दो शरीर को, कष्ट देना कई बार जरूरी होता है जीवन में। तो हम ये देखेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करती हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकलता है, सीसीआरटी। बेसिकली आपको मार्केट में सीसीआरटी के नाम से ही ये किताबें मिल जाएंगी। ये ना इस तरीके के साइज में मिलेंगी आपको, लंबे साइज में। इतनी बढ़िया किताब है ये, छोटी सी, मतलब 2 बुकलेट का वो आता है। जैसे डांस दिया है तो डांस की मुद्राएं भी साथ साथ में दी हुई होंगी और मेन पॉइंट लिखे होंगे। तो ये सीसीआरटी की किताब आप क्विक रिवीजन के लिए जरूर खरीद लें। बात समझ में आई? ये बहुत ज्यादा अच्छी किताबें हैं सीसीआरटी की। इसके साथ ही नितिन सिंघानिया, फेमस आर्ट एंड कल्चर के लिए आप पढ़ते हो, लेकिन नितिन सिंघानिया को कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, और उन टॉपिक की समझ कहां से आएगी? उन टॉपिक की समझ आएगी यहां से। और साथ ही आर्ट एंड कल्चर, जब आप कोर्स में अगर जुड़ते हो स्टडी आईक्यू के, तो आर्ट एंड कल्चर पे आपकी स्पेशली क्लासेस होंगी, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आपकी पूरी की पूरी समझ को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये माई क्लास नहीं है, ये बेसिकली स्टडी आईक्यू की जितने भी आप क्लासेस करोगे, क्योंकि स्टडी आईक्यू की जो भी फैकल्टी, स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी की जो भी फैकल्टी है, वो बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेगी। तो यहां से भी आपकी जो चीजें हैं वो कवर होंगी। और यदि मान लो डांस में बहुत डीप में जाना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इग्नू के नोट्स का भी कुछ सहारा ले सकते हो, लेकिन ये बहुत जरूरी नहीं है। मेंस के लिए आप कुछ मटेरियल यहां से ले सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा इसको इग्नोर भी कर सकते हो। बात समझ में आई? यानी हमें एनसीईआरटी प्रीवियस के क्वेश्चन का विश्लेषण, और यदि आप कोर्स से जुड़ते हो तो स्टडी आईक्यू की जो क्लास होंगी उसके नोट्स, और साथ ही सीसीआरटी। ठीक है, मुझे एक बार थम्स अप दे दो भाई फटाफट। उसके बाद मैं आती हूं अगले पॉइंट पे। अब देखो, ठीक है भाई, आर्ट एंड कल्चर समझ में आ गया। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आप खुद से भी देख लोगे। जैसे क्वेश्चन इसके अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे गंधार कला के ऊपर पूछ दिया है ना, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, क्यों कला का संरक्षण हमें करना चाहिए। तो जब आप कला और संस्कृति को डिटेल से पढ़ोगे तब जाके ये आपको ये बातें समझ में आएंगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे मैं एक बात और बोल दूं, जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो सही दिशा, सही रणनीति के साथ सही मार्गदर्शन का होना भी बहुत जरूरी है। स्टडी आईक्यू की जो टीम है वो 14 फरवरी से जो बैच लॉन्च कर रही है, उसका उद्देश्य भी है कि आपको सही टाइम फ्रेम में सही मार्गदर्शन किया जाए, आपको लिखना सिखाया जाए, आपके डाउट क्लियर किए जाएं, और आपको एक सही कहते हैं ना टाइम फ्रेम। भाई 14 महीने यदि आप अपने जीवन के दे दोगे, भाई देने ही है, अगर आईएएस बनना है तो ऐसे तो है नहीं ना कि मतलब
सुबह उठे, रात में सपना देखे, सुबह उठे और देखा अरे हम तो जो है लबासना पहुंचे हुए हैं। ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। यदि आईएएस बनने का ख्वाब देखा है तो फिर उसके लिए तो बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टडी IQ आईएएस हिंदी बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। 14 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है, आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब देखते हैं हम सेकेंड पार्ट जो है हमारे सिलेबस का, आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री। सीधा सीधा लिखा है 18वीं सदी के लगभग मध्य से वर्तमान समय का आधुनिक भारतीय इतिहास, इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। इतना लिख दिया है। जैसे भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियां, यूरोपियन का भारत में प्रवेश, यूरोपियों का भारत में प्रवेश, इतना लिख दिया है। अब हमें इसे डिकोड करना पड़ेगा। क्या पढ़ना है इतिहास में? तो जितना भी आप पढ़ते हो, जैसे आप इसमें देखोगे, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एक तो भाई सिंपल सी बात है, सामाजिक आर्थिक स्थितियां क्या थी भारत की, उन सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बदलने के लिए अंग्रेजों ने क्या योगदान दिया, और क्या जो आर्थिक स्थितियों को बदलने के लिए अंग्रेजों ने योगदान दिया वो भारतीयों का भला था कि अंग्रेजों का भला था। फॉर एग्जाम्पल शिक्षा का विकास किया, फॉर एग्जाम्पल रेलवे का विकास किया, डाक तार संचार इत्यादि जो अवसंरचनाएं थी इनका विकास किया, लेकिन वो भारतीयों के हित के लिए कि अपने हित के लिए, है ना। तो इन सारे थॉट प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा। फिर यूरोपियनों का भारत में प्रवेश, ये मुद्दा हमें इसके अंतर्गत देखना पड़ेगा। ब्रिटिश की भारत पर विजय और इस विजय की पूरी स्ट्रेटेजी, इसके पीछे की जो हिस्टोग्राफी है उसको हमें समझना पड़ेगा। अंग्रेज कहते हैं कि हम तो ना व्यापार करने आए थे, बस ऐसे ही राजनीतिक नियंत्रण हो गया, हमारा कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, हमारी कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी भारत के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण करने की। दूसरी हिस्टोरिकल जो थॉट है वो ये कहती है कि भाई साहब बिल्कुल साफ तौर पे झूठ बोल रहे हो आप, सीधे तौर पे राजनीतिक नियंत्रण करने आए थे, है ना। तो इस तरीके की पूरी हिस्टोग्राफी को आपको समझना पड़ेगा ब्रिटिश पर भारत की विजय को लेके, और साथ ही ब्रिटिश नीतियां, आर्थिक, जितनी भी इनकी आर्थिक नीतियां हैं, सब इनकी प्रशासनिक नीतियां हैं, इनकी सामाजिक, जितने भी इन्होंने सामाजिक सुधार के काम किए, है ना, उन सामाजिक सुधारों के, पूरा समाज सुधार आंदोलन अलग से टॉपिक है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। और साथ ही सांस्कृतिक क्षेत्रों पर जो भी अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा, इतना पढ़ेंगे तब जाके हमारा पहला पॉइंट खत्म होगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी हमने देखा मध्य से लेके जो वर्तमान तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तो उन सारी घटनाओं को हमें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चाहे इनका प्रभाव है, चाहे इनका प्रवेश है, चाहे पूरी की पूरी विजय के प्रति जो दृष्टिकोण है, या अलग अलग क्षेत्रों पे अंग्रेजों का जो प्रभाव है, इसके साथ ही जितने भी सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन हुए, इन पूरे के पूरे सुधार आंदोलनों को हमें देखना पड़ेगा। सुधार आंदोलन का मतलब समझ रहे हो, कम से कम 5 से 6 दिन की क्लास है सुधार आंदोलन। एक एक सुधार आंदोलनवादी को हमें समझना पड़ेगा कि कितने हमारे यहाँ पे सुधार आंदोलन चले हैं, उनके अलग अलग उद्देश्य क्या रहे हैं, है ना, उनकी स्थापना, उनके द्वारा कुछ विशिष्ट किताबें, तो ये सारी चीजें हमें इतिहास में पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा मैटर करती है आईएएस की परीक्षा में। ये नहीं है कि 10 दिन पढ़े और फिर 5 दिन रेस्ट किया, ऐसे नहीं चलेगा। अगला हमें 1857 का विद्रोह के पहले के जो किसान और जनजातीय विद्रोह हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे। 1857 का विद्रोह तो पढ़ना ही होता है। 1857 के विद्रोह से पहले बहुत किसान आंदोलन और बहुत तरीके के जनजातीय आंदोलन अलग अलग जगह चले, उन सारे किसान और जनजातीय आंदोलनों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इसलिए खुश नहीं होना है कि एक लाइन तो लिखी है मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री। बात समझ में आई? तो इसलिए तोड़ना जरूरी है सिलेबस को। सेकंड लिखा है सिलेबस में स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण और देश के अलग अलग भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। अब स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों से क्या मतलब है? जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के चरण रहे हैं, चाहे वो उदारवादी, क्रांतिकारी, है ना, और गांधीवादी,
सारे के सारे चरणों को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम कहेंगे हाँ भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। जैसे आप यदि चरण देखो तो भाई सबसे पहले तो हमें 1857 का विद्रोह, इस 1857 के विद्रोह के भी फिर अलग अलग प्रकार हैं भाई। हमें कारण देखना है, हमें पूरी घटनाएं देखनी है, हमें प्रभाव देखना है, हमें हार के कारणों पे चर्चा करनी है। तो पूरे के पूरे टॉपिक को इस तरीके से कवर करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट हम देखेंगे 1858 से लेके 1905 तक का जो एक राष्ट्रवाद के विकास का चरण है, ये पहला चरण हो गया। यानी 1858 से लेके 1905 तक जो भी घटनाएं होती हैं, इसमें कांग्रेस है, कांग्रेस से पहले के जो राजनीतिक संगठन है, उन सारे राजनीतिक संगठनों को हमें पढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस की क्या क्या गतिविधियां रही, सारी गतिविधियों को हमें पढ़ना पड़ेगा। 1858 से लेकर 1905 तक जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, ये पहला चरण हो गया आपका। इसके साथ ही आप देखोगे भारत का राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण होना, ये सारी चीजें हैं। पश्चिमी शिक्षा की भूमिका भी आपको देखनी पड़ेगी। भाई शिक्षा का विकास किया अंग्रेजों ने, प्रेस की भूमिका देखनी पड़ेगी। भारतीय अतीत की खोज, आरंभिक राजनीतिक आंदोलन, जितने आंदोलन चले हैं शुरू से लेके सारे आंदोलनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये सारी चीजें आपको इस पहले चरण में देखने को मिलेगी। बात समझ में आई? 1858 से जो 1905 के बीच का चरण है, इसमें हमें सारी विषय वस्तु देखनी पड़ेगी। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, फिर स्वदेशी आंदोलन में भी हमें गरम दल, नरम दल, सबकी क्या नीतियां थी, क्या फिलोसफी थी, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। सूरत का विभाजन हो गया। अंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारियों का प्रभाव, मार्ले मिंटो सुधार और सांप्रदायिकता की वृद्धि, ये आपका लगभग एक चरण कंप्लीट करता है। यानी जितने भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के चरण हैं, उन सभी चरणों का अध्ययन हमें काफी गहन तरीके से करना पड़ेगा। ऊपरी तरीके से पढ़ के यूपीएससी पास नहीं होगा। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं ल्यूसेंट पढ़ के इतिहास के क्वेश्चन लगा लूंगा, तो वो बेवकूफ बना रहा है। ल्यूसेंट पढ़ के इतिहास के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और चलो ठीक है, एक बार के लिए 0% मैंने मान लिया या हमने मान लिया कि पीटी निकल गया, मेंस में ल्यूसेंट से लिखा होगे क्या? जब तक आपकी हर एक मुद्दे पे समझ नहीं बनी, तब तक क्या आप आंसर राइटिंग करने में सक्षम हो पाओगे? तो खुद मुझे इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल मिलेगी भाई। अब जैसे आधुनिक भारत है, उसके बाद जो दूसरा चरण है 1919 से 37 तक के बीच की जितनी भी घटनाएं हैं, इसमें महात्मा गांधी का उद्भव, विचार और नेतृत्व। जब हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो उनके सारे आंदोलनों के, चंपारण से लेके, खेड़ा से लेके, उसके बाद आप देखोगे कि ये क्या नाम है इसका, 1920 का जो आंदोलन है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, और आपका भारत छोड़ो आंदोलन है। हर एक आंदोलन के कारण, उनका प्रभाव, गांधी जी का पूरा के पूरे नेतृत्व को हमें पढ़ना पड़ेगा। तब जाके ना हमारा दूसरे चरण का एक पार्ट कंप्लीट होगा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1917 का पूरा एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। रोलेट एक्ट सत्याग्रह है, इसी से जुड़ता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, स्वराजिस्ट आंदोलन मोतीलाल नेहरू और सीआर दास की अध्यक्षता में जो स्वराज आंदोलन चला, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसकी पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी। और परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी, ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तो आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपको बहुत सारी थॉट भी पढ़नी, बहुत सारे विचार भी पढ़ने पड़ेंगे। इतना समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ। यानी जब भी आप भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास को देखोगे, तो आधुनिक भारतीय इतिहास का मतलब है यूरोपियों के आगमन से लेके जितने भी घटनाक्रम हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो, और जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण वाइज हमको पढ़ना पड़ेगा। 1857 का विद्रोह तो हो गया, 1858 से लेके 1905, उसके बाद आप देखोगे अलग अलग चरण है इसके। 1909 से लेके 1900 लगभग 19 का अपना चरण है। क्रांतिकारी गतिविधियां अलग अलग क्षेत्र में दिखेंगी आपको। भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां दिखेंगी, भारत के बाहर दिखेंगी। तो ये सब चीजें आपको सिलेबस के अंतर्गत पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है,
आ रहा है शिवांगी, बहुत बढ़िया। अब जैसे हमें देखना पड़ेगा साम्यवाद और समाजवाद का उदय, तो इतिहास के नजरिए से ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी भाई। कैसे उदय हुआ, इनका कितना योगदान है, ट्रेड यूनियन को पढ़ना है, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, सीधा मेंस में क्वेश्चन बनता है नेहरू रिपोर्ट से, साइमन कमीशन से। सविनय विज्ञान, ये तो मैं बता ही चुकी हूं, जब गांधी पढ़ोगे, गांधी जी पढ़ोगे तो गांधी जी के जितने भी आंदोलन है वो सब पढ़ने हैं। आपका राउंड टेबल, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुई, सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट हुआ 1932 का, सीधा पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से। भारत शासन अधिनियम 1935 और प्रांतीय स्वायत्ता और कांग्रेस का सरकार बनाना 1935 के बाद जो चुनाव होते हैं, यहां तक आपका एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण कंप्लीट हुआ। तो ये सारी घटनाएं, हर एक चरण की एक एक घटना के ऊपर आपको नजर बनानी है, और फिर मैं वही बात बोलूंगी। अब आप कहोगे कि मैम क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, इसको कैसे पहचाने? तो मैं मतलब कुछ ऐसा चमत्कार थोड़ी ना कर दूंगी कि बस सब पहचान जाओगे आप। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको पलटिए, उनको खरीद के रखो भाई, अगर आईएएस बनना है तो। पिछले साल के एमसीक्यू हैं, मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, उनको जब आप बार बार पलटोगे ना तो आपको पता लगेगा कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस से लेके सांप्रदायिक पूना पैक्ट से कितने क्वेश्चन पीटी में पूछे हैं, साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट पे कितने क्वेश्चन पीटी में पूछे हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप देखोगे भारत शासन अधिनियम के बाद जो चुनाव हुए, उन चुनाव के ऊपर कितने क्वेश्चन पीटी में पूछे हैं, तब जाके आपको टॉपिक के इंपॉर्टेंस का आभास होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा श्रम आपको भी करना पड़ेगा। इसके साथ ही फिर हम देखेंगे 1939 से लेके 1947 के बीच जितने भी वो हुए, घटनाएं घटी, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन की क्या दशा थी, हमारी क्या डिमांड थी कि भाई हम युद्ध में कब पार्टिसिपेट करेंगे, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सांप्रदायिकता का विकास। इस सांप्रदायिकता का विकास हमें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो बिल्कुल क्लियर तो 1909 से हो गया था, है ना, जब पृथक निर्वाचक मंडल की बात स्वीकार कर ली 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में। लेकिन क्या 1909 से ही सांप्रदायिकता का विकास हुआ? तो हमें उससे पहले की घटनाओं को भी समझना पड़ेगा, ताकि जब हम सांप्रदायिकता के विकास पे एक सीधा क्वेश्चन जब मेंस में आए तो हम इधर उधर ना देखें, हमारे पास एक पूरा क्रम हो कि देखो भाई यहां से ही अंग्रेजों की फिलोसफी बिल्कुल सीधे तौर पे शुरू हो चुकी थी, फूट डालो और राज करो की। उसके बाद व्यवहारिक रूप देना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। और ध्यान रखिएगा, हमारी स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम में विराज सर अभी स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो जब हम YouTube पे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अपने कोर्स में हम कितनी मेहनत करेंगे? तो कोर्स से जुड़ने का मतलब ये होता है कि एक टाइम बाउंड तरीके से हम डेडिकेटेड तरीके से पढ़ें। और जब हम 2 रुपए पैसे निकाल के देते हैं ना जेब से किसी के, तो बड़ा कष्ट होता है, तो हम पूरा वसूलना भी चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के फायदे के लिए भी बहुत, मतलब आप लोगों के लिए भी बहुत हितकारी होगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें हमें फर्स्ट पेपर में पढ़नी है। किसानों का पूरे आंदोलन का विकास क्रम देखना है, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल योजना, यानी 1939 से लेके 1947 तक जितने अलग अलग आयोग आए, जितनी अलग अलग घटनाएं हुई, सारे घटनाक्रम को हमें देखना पड़ेगा, तब जाके हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा ना। तो इसलिए ध्यान रखना, यूपीएससी की सिर्फ उस 2 लाइन के जंजाल में नहीं फंसना है। 2 लाइन लिखी है, हमें पता ही नहीं है हमें क्या पढ़ना है। हम घूम रहे हैं मुखर्जी नगर में, कभी यहां पे चाय पी रहे हैं, कभी वहां पे चाय पी रहे हैं, है ना, डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस। अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा, उसी आर्टिकल पे डिस्कशन चल रहा है। डिस्कशन करना गलत बात नहीं है, लेकिन सिलेबस तो जान लो, पहले सिलेबस को तो डिकोड कर लो, तब ना आप अच्छे से कुछ भी परफॉर्म कर पाएंगे। साथ ही इसी, जब हम 1947 तक घटनाक्रम देखेंगे, आजाद हिंद फौज से लेके कैबिनेट मिशन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवादी विक्षोभ का उत्पन्न होना और स्वतंत्रता और विभाजन, पूरा का पूरा यहां तक हमें, यानी स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त 1947 को, विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए, यहां तक हमारा कंप्लीट होगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मुझे एक बार थम्स अप दे दो और खुद बताओ, इस तरीके से समझेंगे तभी काम चलेगा ना। तभी जब हम कोई भी बुक उठाएंगे तो हमारे दिमाग में आएगा, अच्छा ये टॉपिक तो हमें पढ़ना है भाई, इतिहास का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है।
तो जब भी पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका है ना, पढ़ने का तरीका केवल रटने से चलेगा क्या? तो नहीं भाई, हमें मुद्दे को समझना पड़ेगा। तो मुद्दे को समझ बनाने के लिए स्टडी IQ-IAS हिंदी की टीम आपको यूट्यूब पे भी मेहनत कर रही है ना। अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग पार्ट पढ़ा रहे हैं और अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। और कोर्स में टीचर्स बेस्ट तो देंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त आप लोगों के लिए क्या सुविधा हो जाती है, आपको आंसर लिखने का मौका मिल जाता है। आंसर चेक करवाने के लिए एक पूरी टीम बैठी है जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है। आपके डाउट सॉल्व करने के लिए पूरी टीम बैठी है। आपकी 2.5 घंटे से 3 घंटे की डेली क्लास होएगी। तो आप जो होता है ना कि सैटरडे संडे मजे करेंगे या फिर हम जो है अभी 5 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। आपके दिमाग में है भाई क्लास है, पैसे दे रखे हैं, क्लास करनी है। तो ये बाउंडेशन हो जाती है आपकी किसी भी कोर्स से जुड़ के, ध्यान रखिएगा। मैं यहां पे एक बार बीच में आपको बता दूं, फिर आती हूं इसके मॉडर्न हिस्ट्री पे क्या पढ़ना है। दोस्तों 14 फरवरी से ये कोर्स शुरू हो रहा है। मात्र 2 दिन बच गए हैं, मात्र 2 दिन बच गए हैं। तो जिस भी बच्चे को ये कोर्स लेना है, स्टडी IQ की ऐप या स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाओ या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक लिंक दिया है। टेलीग्राम चैनल है ललिता दहिया अकेडमी। इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक लिंक दिया है, वहां पे क्लिक करके आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। जब आप ये कोर्स परचेज करेंगे तो आपको कोड यूज करना है LDLIVE लाइव। इस कोड के साथ आपको ये पूरा कोर्स मात्र 18,999 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के किसका क्या क्या पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना। अक्सर बच्चों को ये बड़ा भयंकर कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले तो हमें NCERT से शुरुआत करनी है। अगर आप नए बच्चे हो तो, पुराने बच्चे तो NCERT या बेसिक पढ़ चुके होंगे। देखो कभी भी ना सरल किताब से शुरू करो, आप समझ बनानी है तो, और उसको भी इस तरीके से पढ़ना है कि हम पढ़ रहे हैं तो हम दिमाग में सेट कर रहे हैं चीजों को। ये नहीं किसी ने बोला NCERT पढ़नी है, पढ़ा और कह दिया NCERT निपटा दी। उनसे यदि कुछ एक कंसेप्ट पूछ लिया जाए तो वो घबरा जाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे। तो ऐसे NCERT नहीं पढ़नी है ना भाई। ध्यान रखना, सबसे पहले हमें NCERT पढ़नी है, और खासकर जो 12वीं की NCERT आती है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। इसके साथ ही आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। स्पेक्ट्रम की जो किताब है ये काफी महत्वपूर्ण है आपके पीटी के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी। इधर मत देखो, अभी इधर मैं बात करूंगी, पहले जो मैं बोल रही हूं ना उस पे ध्यान दो। मुझे पता है कई बच्चे यहां देख रहे होंगे। ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम हमारे चैनल पे स्टडी IQ-IAS हिंदी पे विराज सर पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कोर्स में भी सर ही पढ़ाएंगे आप लोगों को पूरी समझ बनाते हुए। तो स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी है। साथ ही विपिन चंद्रा, ये किताब आपको कंप्लीट यानी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? सिलेक्टेड, चयनित जो विषय हैं, चयनित जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। और वो चयनित टॉपिक कहां से पता लगेंगे? पिछले साल के MCQ से। जैसे गांधी के जितने भी मूवमेंट है आप विपिन चंद्रा से पढ़ो, एकदम सरल भाषा में, एकदम मतलब मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, इतनी सरल भाषा में ये किताब है। तो विपिन चंद्रा से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे गांधी के मूवमेंट है या फिर जैसे अगस्त प्रस्ताव है, कैबिनेट मिशन है। तो ये जितने भी अलग अलग प्रस्ताव आए वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। किसान आंदोलन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे। इसके अलावा जनजातीय आंदोलन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो सिलेक्टेड टॉपिक आप विपिन चंद्रा से पढ़ सकते हो। और ये तो आपको हर जगह करना ही है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण, इसे लिख के चिपका लो अपनी दीवार पे, ताकि सुबह शाम आप देखोगे तो आपको आभास होगा कि हम कहां पे गलत हैं। तो पीटी और मेंस के क्वेश्चंस का विश्लेषण, ये शेखर प्लासी से विभाजन, शेखर बंदोपाध्याय आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हमारी टीम आपको कोर्स में पढ़ाएगी तो हमारी टीम ऑलरेडी इन सारे बुक का क्रक्स जो है आपको प्रोवाइड करा देगी। अब जैसे कई बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है ना, एंशिएंट से क्वेश्चन आया मान लो एक, और बच्चों को पता लग गया भाई ये एक क्वेश्चन ना इस फलानी किताब से आया है। तो कई बच्चे सोचेंगे आज जो है ना अगले 10 दिन में इस किताब को पी जाएंगे हम। भाई साहब कभी वो किताब आपको पी जाए, एक क्वेश्चन के लिए एनर्जी मत वेस्ट करो, स्मार्ट वर्क करो। अब मान लो वो एक क्वेश्चन यदि बाहर से आ गया, आजकल एंशिएंट मेडिवल से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं पीटी में, तो उन क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है भाई।
बेसिक कवर कर लो अपना, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलती हूं, आप कभी आजमा के देख लेना इस बात को, भगवान करे आजमाने की जरूरत ना पड़े। अगर किसी व्यक्ति का पीटी फेल होता है ना, तो वो इजी क्वेश्चन ना करने के कारण फेल होता है, या इजी क्वेश्चन गलत करने के कारण फेल होता है। टफ क्वेश्चन के कारण बहुत ज्यादा पीटी नहीं रुकता है, टफ क्वेश्चन तो सबके लिए टफ है भाई। और इजी क्वेश्चन को सही करने का तरीका क्या होता है? आप कहोगे कि मैम वहां पे तो बड़े घबराहट होती है, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सब होते हैं कंफ्यूज, हम इंसान है ना। एग्जाम हॉल में जाके, और वो भी जहां पे हमें पता है नेगेटिव मार्किंग है, कंफ्यूजन तो होएगा ही। तो वहां पे हमें समझदारी से काम लेना होता है, वहां उससे पहले समझदारी से काम लेना होता है बेसिकली। एमसीक्यू लगाओ, पीसीएस के, आपको कहोगे कि मैम आईएएस की परीक्षा में पीसीएस के लगाओ, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। फर्जी क्वेश्चन गलत करके आते हो कई बार, उसके बाद मन करता है माथा फोड़ लें दीवार से अपना, मतलब टकरा के, जब तक खून ना निकल जाए। कितना इजी क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? तो उसका सबसे सही तरीका होता है पिछले सालों के क्वेश्चन को कम से कम 8 से 10 बार लगा के जाओ, उसके बाद फिर आपको कंफ्यूजन होना बंद हो जाएगा। आपके एक दो क्वेश्चन ले लेती हूं, और ये मेरी क्लास का मतलब है यहां पे स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी की जो आप कोर्स लोगे उसकी क्लास में आपको ये सारा, चाहे शेखर बंदोपाध्याय है या जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनका क्रक्स निकाल के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, एक समझ विकसित की जाएगी पूरे के पूरे कोर्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पे। उससे पहले मुझे एक बार ये बता दो, मुझे समझ में आ रहा है कैसे तोड़ के पढ़ना है सिलेबस को? कितना विशद सिलेबस है। जो आराम से बैठे हो ना, सुस्ता के उठते हो 10 बजे और रात में रील्स चलती हैं 3 घंटा, जिंदगी जो है जिंदगी जी रहे हो आप लोग बेसिकली। घर वाले पैसे भेज देते हैं, महीने में 10-15 हजार आ जाते हैं, किराया विराया दे के बचा लेते हो 1-2 हजार रुपये, रिचार्ज करवाते हो, रील्स चलती हैं रात भर, है ना। सुधर जाओ। यदि मेहनत करनी है तो ढंग से करो, अदरवाइज भाई कोई व्यापार कर लो, स्टार्टअप कर लो। स्टार्टअप करने की यदि क्षमता नहीं है तो कोई रेडी वेडी लगा लो, क्या पता 10 साल बाद वो एक बड़ा रेस्टोरेंट बन जाए। मजाक नहीं कर रही हूं। अगर मेहनत करनी है तो शिद्दत से करो, थोड़ी बहुत मेहनत से नहीं होगा। झूठ बोलना नहीं आता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 4 घंटा पढ़ के, 2 घंटे पढ़ के और ऐसे ही खाली सपने देख के, कि सपने देखो, किसी ने ये कहा है सपने बड़े देखो, ठीक है भाई सपने बड़े देखो, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी तो करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि कम पढ़ के यूपीएससी हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ा सपना देख रहे हो जो कि कभी पूरा नहीं होगा। पूरा तब होगा और अवश्य होगा, आपके अंदर वो क्षमता है। आप भले ही गरीब पृष्ठभूमि से हो, लेकिन आप में यदि क्षमता है, आप यदि लगन से, मेहनत से, तपस्या से, त्याग से परिश्रम कर रहे हो, तो निश्चित तौर पे सफल होगे। लेकिन कम पढ़ने से तो नहीं होगा बच्चे। ठीक है, होप आप लोग समझदार हैं। अब देखो आगे, आनंद, मैं इसका जो है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्स का मेरा टेलीग्राम चैनल है ललिता दहिया अकेडमी, उस पे भी इसका लिंक है। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे चले जाओ, स्टडी आईक्यू के ऐप पे चले जाओ, हर जगह इस कोर्स का लिंक मिलेगा। लिंक जब आप कोर्स पे क्लिक करोगे तो वो कोड मांगेगा, तो LD लाइव यदि आप कोड यूज करोगे तो आपकी फीस सीधा घट के कितनी हो जाएगी, 18,999 हो जाएगी। इस कोड का प्रयोग करके आप एडमिशन ले सकते हो। चलो अब बात कर लेते हैं इंडिया आफ्टर। ये क्या हो गया भाई, मेरे से ना ये बोर्ड अभी हैंडल करना आता नहीं है। हाँ आ गया। अब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में एक लाइन लिख के छोड़ दी गई है कि स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद जितने भी देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, इतना लिख के छोड़ दिया गया है। तो हमें ये पार्ट जो है ना, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से हमें
काफी सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी और जो हमें पढ़नी भी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा राष्ट्र निर्माण यानी विभाजन, और उसके बाद भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किया राष्ट्र निर्माण के लिए, क्या क्या प्रयास किए, वो सारे प्रयास हमें पढ़ने पड़ेंगे। प्रिंसली स्टेट का एकीकरण कैसे हुआ, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। राज्यों के पुनर्गठन के ऊपर क्या क्या बातें हुई, भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की बात हुई या अलग अलग आधारों पे राज्य के पुनर्गठन से संबंधित क्या प्रयास हुए, कौन कौन से आयोग बने, किस आयोग ने क्या रिकमेंडेशन की, ये सब हमें इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में पढ़ना पड़ेगा। राजभाषा विवाद है ना, तो ये भाषा के आधार पे जो अलग अलग 3-4 आयोग बने थे, उन सब के नाम, उन सब की रिकमेंडेशन, यहां से आपका पीटी में भी क्वेश्चन बनता है सीधा। एक आयोग का नाम देके उल्टा पूछ लेगा कि भाई इस फलाने आयोग ने भाषा के आधार पे राज्य के निर्माण की मांग को स्वीकार कर दिया, हो सकता है कि स्वीकार ना किया हो। तो इन सारे आयोगों को हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। जनजातीय एकीकरण, जनजातियों या एसटी के कल्याण के लिए भारत सरकार की क्या योजनाएं थी, क्या विजन था, इस पूरे विजन की जानकारी आपको होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा यहां पे आप केवल मैं एक बार आगे पढ़ाऊं, उसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, ध्यान रखना। इतना पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये फॉरेन पॉलिसी हम आईआर में भी पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो डेली सुबह, ये पी क्यों लिख दिया मैंने डेली सुबह 9 बजे सुबह मेरी क्लास होती है आईआर पे, हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं। लेकिन इस फॉरेन पॉलिसी के जो तत्व हैं, जैसे नेम है, गुट निरपेक्षता है, पंचशील है, पाकिस्तान चीन से युद्ध है, नाभिकीय नीति है, यहां से क्वेश्चन आपका आईआर में भी पूछा जा सकता है। विदेश नीति से तो पूछा आईआर में जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर किसी इशू को 1947 के बाद के घटनाक्रम के आधार पे पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहां पे आप ये नहीं कह सकते, मान लो गुट निरपेक्षता पे क्वेश्चन आ गया पेपर 1 में, आप ये नहीं कह सकते अरे रे ये तो पेपर 2 का भाग था, यहां कैसे पूछ लिया। क्यों नहीं कह सकते, सुन लो ध्यान से, ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 ये अलग अलग नहीं हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक हैं। कई सारी घटनाएं ऐसी हैं जो आप पेपर 1 में भी पढ़ोगे, पेपर 3 में भी पढ़ोगे, पेपर 2 में भी पढ़ोगे, पेपर 4 में भी पढ़ोगे। बात समझ में आई? तो अलग अलग करके नहीं लेना है हमको, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और जब आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस देखोगे, 1947 से लेके 1990 तक का पूरा एक विकास क्रम देखोगे, तो उसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी तो देखोगे, उसमें नैम भी तो देखोगे, उसमें पंचशील भी तो देखोगे, उसमें हमें पाकिस्तान और चाइना से युद्ध करने पड़े, उसके पीछे क्या राजनीतिक दृष्टिकोण था, ये सारी चीजें आपको पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अगला है अर्थव्यवस्था। अब आप कहोगे कि मैम ये तो हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, इसीलिए कहा सारे इंटरलिंक है। अब जैसे कृषि और भूमि सुधार, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इकोनॉमी में, लेकिन फर्स्ट पेपर से जोड़ के भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि भाई ये 1947 के बाद भारत सरकार के क्या राजनीतिक विजन था, क्या आर्थिक विजन था भारत का विकास करने के पीछे, फर्स्ट पेपर में पूछ लिया। तो तब भी तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि क्या क्या किया है 1947 से लेकर 1990 तक। इसलिए कहते हैं ना अंतर विषयक दृष्टिकोण। और यूपीएससी के सिलेबस की खास बात यही है, यहां पे आपको बहुत सारे ऐसे मुद्दे मिलेंगे जो आपको पेपर 1 में भी पढ़ने हैं, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे गरीबी वाला मुद्दा है, गरीबी आप यहां पे भी पढ़ते हो और गरीबी आप पेपर 3 में भी पढ़ते हो, गरीबी आप 2nd पेपर में भी जब आप सोशल जस्टिस पढ़ोगे वहां पे भी पढ़ते हो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है जो कि समय के साथ साथ आ जाएगा। जैसे हमने देखा 1947 के बाद हमने क्या क्या देखा, 1947 के बाद हमने देखा कि भाई राष्ट्र निर्माण के लिए हम क्या कर रहे हैं, विदेश नीति के लिए क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं, राज व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं। तो एक पार्टी का प्रभुत्व था, विपक्षी पार्टियों का उदय होने लगा, क्षेत्रीय पार्टी, गठबंधन। तो ये है 2nd पेपर का पार्ट। लेकिन फर्स्ट पेपर में भी हम ये नहीं कह सकते कि हम इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 1947 के बाद आप यहां पे टॉपिक देखो ना, एकीकरण और पुनर्गठन। ये एकीकरण क्या केवल राजनीतिक एकीकरण है?
क्या केवल ऐतिहासिक एकीकरण है या आर्थिक एकीकरण भी है, सामाजिक एकीकरण भी है, सांस्कृतिक एकीकरण भी है? इन सब को हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे सामाजिक में हमें लोकप्रिय आंदोलन जितने हैं, संप्रदायवाद है, स्वतंत्रता के बाद से भारतीय महिलाएं हैं, यहां से क्वेश्चन पूछता है भारतीय महिलाओं में सोसाइटी, हालांकि वो फर्स्ट पेपर का ही पार्ट है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। नक्सलवाद है। अब ये जो नक्सलवाद है इसको आप पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ोगे। हिंदी में लिखती हूं, आंतरिक सुरक्षा में आप इस नक्सलवाद को पढ़ोगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो कोर्स आ रहा है ना 14 फरवरी से, इसमें मैं आप लोगों को 5 चीजें हैंडल कराने वाली हूं। 5 चीजों का मतलब 5 विषय, मतलब क्या क्या? आपका गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, सोसाइटी और इंटरनल सिक्योरिटी। यदि मैं इन चारों का एवरेज बात करूं तो 200 से 250 नंबर यहां से आपके आते हैं। गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, सोसाइटी और इंटरनल सिक्योरिटी देखने में लगते हैं छोटे छोटे, देखने में लगते हैं कि अरे हो जाएंगे, जबकि सामान्य पढ़ने से नहीं होता है। जब तक हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, डीप नहीं जाएंगे, बेहतर लिखेंगे नहीं, नंबर नहीं आएंगे। और यदि हमने मेहनत कर ली तो इतने बढ़िया नंबर आ जाएंगे कि फिर रैंक लग जाएगी, है ना। तो ये 4 टॉपिक में बेसिकली आप लोगों को इस बैच में पढ़ाने वाली हूं। साथ ही निबंध लेखन, पूरा का पूरा एसे राइटिंग मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको मेरे से पढ़ के समझ में आ रहा है, और जो बच्चे नए मुझे सुन रहे हैं, मेरी क्लासेस अभी शुरू हो चुकी हैं स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। मैं IR पढ़ा रही हूं, आप मेरी 2 क्लास सुन लो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही आप कोर्स लो। ध्यान रखना, हमारी एक सिंपल सी पॉलिसी है, बच्चों का सेटिस्फेक्शन, बच्चों की संतुष्टि बहुत बड़ी मायने रखती है हमारे लिए। आप यदि वास्तव में संतुष्ट हैं कि हाँ इस टीम के साथ हमारा बेड़ा पार हो सकता है, तो आप निश्चित तौर पे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ये सारी चीजें हैं हमारी भाई इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके लिए क्या पढ़ना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विश्लेषण ध्यान रखना। विपिन चंद्रा की बुक आती है स्वतंत्रता के बाद भारत, इसको जरूर पढ़ लो, ये NCERT की तरह है। एक बार पढ़ लोगे ना, एक आइडिया लग जाएगा क्या क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, है ना। तो हमें एक विजन मिल जाएगा, सामाजिक तौर पे क्या हुआ, आर्थिक तौर पे क्या हुआ, राजनीतिक तौर पे क्या हुआ, है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा था उस दौरान, भारत का क्या रुख था। हालांकि वो बातें हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार इसको पढ़ लो। साथ ही एक ना NCERT आती है 12वीं की, स्वतंत्र भारत में राजनीति। सबसे पहले तो इस NCERT को ही पढ़ना, ये थोड़ा नीचे। और स्टडी IQ के जो नोट्स हैं, ठीक है, जो हम पढ़ाएंगे आपको बैच में, हिंदी वाले जो ये ध्यान। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये जो बैच होगा ना, ये कंप्लीटली हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए है, हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा पूरी तरीके से। अक्सर डाउट आते हैं ना बच्चों को, कई बार नोट्स इंग्लिश में मिल रहे हैं, कई बार बाइलैंग्वेज क्लासेस हो रही हैं, तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो ये हिंदी का मतलब है कि आपकी सारी क्लासेस हिंदी में ही होंगी, ध्यान रखना। तो ये हो गया भाई हमारा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। बाप रे बाप, लग रहा होगा ना मैम, मतलब इतना पढ़ना है, कुछ नहीं है, एक बार शुरुआत तो करो, है ना। बता दो यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल डिस्कशन होगा बच्चे, ध्यान रखना। एक बार थम्स अप दे दो भाई, मेरी भी एनर्जी बढ़ा दो। मैं भी मतलब 1 घंटा तो हो ही गया, मुझे भी अभी बचा हुआ है सिलेबस पहाड़ जैसा, इसलिए मैंने संडे का दिन चुना। अक्सर बच्चे ना संडे को तफरी करते हैं, तफरी, है ना। तो तफरी से अच्छा है 4 संडे दे दो, पूरा सिलेबस समझ लो, है ना। ध्यान रखना। अब एक बार फटाफट देख लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें ध्यान रखना है दोस्तों, सीधा सीधा दिया है विश्व इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं। और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पूरी औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि भी, जिसमें हम पुनर्जागरण, प्रबोधन, सारी चीजें पढ़ेंगे। विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। अब जब हम इनको तोड़ेंगे ना तो बहुत कुछ निकलेगा खजाने से। औद्योगिक क्रांति का मतलब औद्योगिक क्रांति ही नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि भी देखनी पड़ेगी ना। औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, उसके पीछे के आधार क्या थे, इंग्लैंड में ही क्यों हुई पहली औद्योगिक क्रांति,
या जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो अचानक से हो गई कि उसके पीछे कुछ विचार, उसके पीछे कुछ घटनाएं जिम्मेदार थी। तो उन सारे घटनाक्रमों को हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमें पुनर्जागरण देखना है, प्रबोधन देखना है, समुद्री मार्गों की खोज देखनी है, जो समाज सुधार आंदोलन हो रहे थे यूरोप में, भारतीय समाज सुधार नहीं, यहाँ पे यूरोपियन जो समाज सुधार हो रहे थे उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि थी, है ना। तो ये सारी चीजें, दास व्यापार, अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष, तो ये सारी चीजें हम, फ्रांस की क्रांति, भाई अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद की जो लहर दौड़ी, उस राष्ट्रवाद के कारण क्या थे, उसका प्रभाव क्या था, पूंजीवाद का उदय कैसे हुआ, और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, ये सारा हमें पढ़ना पड़ेगा। तब जाके हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट होगा, औद्योगिक क्रांति। यानी औद्योगिक क्रांति का मतलब ये नहीं है कि किताब से उठाया औद्योगिक क्रांति पलट रहे। अरे भाई, औद्योगिक क्रांति समझ में कब आएगी, जब हमें उसकी पृष्ठभूमि पता होगी, और पूरी की पूरी पृष्ठभूमि हमें पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए ये मत समझना कि आ गया पुनर्जागरण से क्वेश्चन, आप कहोगे जा पुनर्जागरण तो लिखा ही नहीं था सिलेबस में, यूपीएससी ने तो बेवकूफ बना दिया। यूपीएससी ने बेवकूफ नहीं बनाया, बेवकूफ आपने अपना बनाया, क्योंकि आपने सिलेबस को डिकोड करके नहीं पढ़ा। बात समझ में आई बच्चे? तो ध्यान रखना, औद्योगिक क्रांति जब आप पढ़ोगे तो ये सारा का सारा घटनाक्रम आपको उसके साथ अटैच करके पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ सेकंड जो पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का, प्रथम विश्व युद्ध, यानी हमें युद्ध के कारण देखने हैं, परिणाम देखने हैं। रूसी क्रांति 1917 में ही हुई थी इसी दौरान, तो रूसी क्रांति को देखना पड़ेगा। इसके साथ ही लीग ऑफ नेशन जो 1920 में लीग ऑफ नेशन बना, इसको देखना पड़ेगा। लीग ऑफ नेशन की विफलताएं, ये लीग ऑफ नेशन विफल क्यों हुआ, फिर से सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हो गया, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। और दो विश्व युद्धों के बीच का विश्व, यानी हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, कारण प्रभाव, रूसी क्रांति, लीग ऑफ नेशन। सेकंड वर्ल्ड वॉर तो देखेंगे ही 1939 टू 1945। उसके बीच का घटनाक्रम भी हमें देखना पड़ेगा। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमें कुल मिला के पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पे मैं एक बात पे आऊंगी, देखो दो विश्व युद्धों के बीच का विश्व है, जैसे हम फांसीवाद पढ़ेंगे, नाजीवाद का विकास पढ़ेंगे, इनकी नीति का महत्व पढ़ेंगे, है ना। 1919 की महामंदी को हमें पढ़ना, 1919 की नहीं थी, 1929 की थी, ठीक है। 1929 की महामंदी को पढ़ना पड़ेगा। सोवियत संघ का उदय कैसे हुआ, एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे प्रसारित हो रहे थे, और यूएसए एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा, है ना। और खासकर 1945 के बाद तो आप देखोगे द्विध्रुवीय विश्व की शुरुआत हो गई। एक तरफ यूएस है, एक तरफ यूएसएसआर है। उनके बीच के पूरे घटनाक्रम हमें पढ़ने हैं, हालांकि वो आईआर में पढ़ने हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हमें एक पहचान तो होनी चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जीएस पेपर 1 ही हम मेंस में पढ़ के जाएंगे तभी कवर होगा हमारा, हमें तो चारों पेपर पढ़ के जाने हैं। इसलिए मैं बार बार बोलती हूं, अंतर विषयक दृष्टिकोण हमेशा रखना है, ठीक है। इसकी युद्ध की शुरुआत, इसका प्रभाव, अमेरिका का प्रवेश, मतलब तो पूरा हमें जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर की गतिविधियां पढ़नी पड़ेंगी। और साथ ही फिर राष्ट्रीय सीमाओं के पुनः सीमांकन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की यूरोप की क्या स्थिति, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की क्या स्थिति थी। शीत युद्ध पूरा पढ़ना है हमें। एशिया और अफ्रीका का उदय पढ़ना है। पश्चिम एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में कैसे विकास हुआ, संप्रदायवाद का विकास, कोरियन युद्ध, वियतनाम युद्ध, क्यूबा संकट। अब आप पे आ जाए वियतनाम युद्ध पे क्वेश्चन आ जाए, क्यूबा संकट पे क्वेश्चन आ जाए आपका, और आप कहोगे कि भाई क्यूबा संकट तो दिया ही नहीं है सिलेबस में, तो ऐसे नहीं होगा। सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, उन सारी घटनाओं को आपको पढ़ना पड़ेगा शीत युद्ध से जोड़ के, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे हम शीत युद्ध की बेसिकली बात कर रहे हैं, मतलब 1945 से लेके 1990 की बात कर रहे हैं। तो इतना पढ़ोगे तब जाके आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट होगा। अब कई बच्चे कहेंगे मैम वर्ल्ड हिस्ट्री से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। एक बात और समझ जाओ, अगर आईएएस बनना है तो हम ना जो यूपीएससी है ना वो बहुत अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है, हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। होता है ना कि कुछ लोगों का चेहरा ऐसा होता है जिनको देख के हम पहचान ही नहीं पाते कि ये दुखी है कि खुश है ना। तो इसलिए यूपीएससी को भी पहचान पाना मुश्किल है।
हमेशा हमें अपना पूरा सिलेबस कवर करके जाना है, किसी की बातों में आके नहीं जाना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहे तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ देंगे। अरे भाई, एक साल में क्वेश्चन नहीं आए, अगले साल 3 क्वेश्चन पूछ दिए तो क्या करोगे बताओ। कई बार ऐसा हुआ है। करोड़ लिख रही थी भाई, करोड़ कहां से आ गया है यहाँ तो लाखों में बात भी नहीं है, इसलिए कहते हैं ना सपने, मेरा तो पेन भी बड़े बड़े सपने देख रहा है। एनीवे अब जैसे देखो, मैं पीटी का एग्जांपल दे रही थी यहाँ पे। पीटी में क्या होता है, पीटी का एक एग्जांपल दे रही हूं। 2000 मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, मैं आपको बता दूं। एक बार करंट से क्वेश्चन पूछे लगभग 40, मतलब 30 से 40 के बीच में। बच्चे करंट मतलब सब कुछ छोड़ के करंट 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 रट के जाएंगे। अगले साल क्वेश्चन पूछा 1, उससे अगले साल क्वेश्चन पूछा 0, उससे अगले साल का तो मुझे डेटा नहीं याद है। 2016 में क्वेश्चन आए लगभग 30। वेरिएशन रहता है ना। अब जब वेरिएशन रहता है तो आप ये क्लेम कर सकते हो क्या कि इस पार्ट से तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है तो आगे भी नहीं पूछेगा। भाई यूपीएससी ने अपना सिलेबस दे दिया है, कभी भी इस गलत फहमी में मत रहना। मेरा आप लोगों को सजेशन यही है कि कम से कम मोटा मोटा अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है कि यहां से क्वेश्चन नहीं बन रहा तो हम पढ़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर यूपीएससी अपने पे आ गया तो जिस सेगमेंट से उसने पिछले 5 सालों से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सीधा उस सेगमेंट से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा और फिर हाथ मलते रह जाओगे। तो इसलिए इस बहकावे में नहीं आना है कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ के जाएंगे। बात समझ में आई? इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको बेस रखने ही है। एनसीईआरटी की एक किताब आती है दोस्तों 11वीं और 12वीं की वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर, ये एनसीईआरटी की किताब आपको पढ़ लेनी है। इसमें आपको बेसिक सारी घटनाएं पता लग जाएंगी। इसके साथ ही ना नेपोलियन, हाँ नेपोलियन वाला पार्ट भी आपको यहां पे कवर करना है। इसमें नोट्स में लिखा नहीं है, नेपोलियन का पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा यहां पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जर्मनी इटली का एकीकरण भी पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हिटलर से सीधा फांसीवाद जब आप पढ़ोगे तो हिटलर से क्वेश्चन बन सकता है, मुसोलिनी से क्वेश्चन बन सकता है ना। नेपोलियन तो पढ़ना ही है। तो इसके साथ ही ना एक दीनानाथ वर्मा की किताब आती है, ये पूरी नहीं पढ़नी है, मैं फिर वही बात बोलती हूं, आप इस बात को गौर कीजिएगा, शुरू से अंत तक मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ो। जैसे मान लो आपको नेपोलियन समझ में नहीं आ रहा है तो नेपोलियन पढ़ लिया। आपने सोचा कि चलो यार फ्रेंच रिवॉल्यूशन को 2 दिन में यार निपटाते हैं बढ़िया से, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, तो थोड़ा डिटेल में मिल जाता है चीजें आपको। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या होगा, जो स्टडी आईक्यू का कोर्स है, हमारा जो कोर्स है, उस कोर्स में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री समझाने का काम है आपको, जो हमारे टीचर्स हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जिसमें आपकी एनसीईआरटी का जो क्रक्स है, आपका जितनी भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं उन सब का सार आपको स्टडी आईक्यू के जो नोट्स मिलेंगे उनमें मिल जाएगा। आप ध्यान रखना, आपको अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको एक तो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, साथ ही आपको ना हैंडआउट्स मिलेंगे। जैसे मान लो मैं पढ़ा रही हूं गवर्नेंस, तो एक बंदा बैठा होगा, वो पूरे हैंडआउट्स क्लास के साथ साथ हैंड नोट्स बनाएगा। वो नोट्स भी आपको हर टॉपिक के अवेलेबल होंगे, ध्यान रखिएगा, अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो ये हो गया जी हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद आते हैं हम इंडियन सोसाइटी पे, यानी हमारे 2 सेगमेंट कवर हो गए। मोटे तौर पे फर्स्ट पेपर में 4 चीजें पढ़नी होती हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, सोसाइटी और आपका ज्योग्राफी। और फिर हिस्ट्री में तो आपका आर्ट एंड कल्चर में आपका एंशिएंट मेडाइवल का कुछ कला वाला पार्ट शामिल हो जाता है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इंक्लूड है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो एक बार। आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन ले लेती हूं, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूं, है ना। रेस्ट, आप कहोगे मैम आराम हराम है ना। मैम इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बुक कौन सी रेफर, हिंदी मीडियम के लिए यार सबसे पहले एनसीईआरटी निपटा लो, मेरी क्लास देख लो। किताब के चक्कर में जाने से ज्यादा अच्छा है न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दो। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स होते हैं। अब आप कहोगे मैम वहां पे तो आज से दिए हैं, कोई बात नहीं, मान लो पिछला घटनाक्रम पता नहीं है, क्लास देखो, आज से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। ये नहीं करना है कि पिछले 1 साल का न्यूज़पेपर उठा लेना है, कभी नहीं पढ़ पाओगे। आज से पढ़ो,
लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। 2 महीने बाद आपकी एक पूरी सोच समझ बन जाएगी जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं ना जिसको टेलीग्राम ग्रुप के डिस्कशन में ऐड होना है, अच्छा ठीक है भाई, वो तुम अपना बोल रहे हो। हिंदी लिटरेचर की कोई क्लास होगी मैम स्टडी IQ की तरफ से? हिंदी लिटरेचर अभी हम ऑप्शनल नहीं आया है, अभी केवल GS आया है, जिसमें आप लोगों का PT प्लस मेंस दोनों चीजें इंक्लूड होंगी। 14 फरवरी से क्लास शुरू हो रही हैं। अगर एडमिशन लेना है, मैं एक बात बोलूंगी, अगर लेना है तो पहले ही ले लो ताकि शुरू से क्लास कर सको। मान लो आपकी 10 क्लास छूट जाएंगी, फिर वो 10 क्लास कवर करने में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि 3 घंटे की क्लास है ना वहां पे। तो अगर एडमिशन लेना है तो शुरू से ही ले लो, ताकि 14 फरवरी से ही आप एक रेगुलर क्लास करते जाओ, आंसर राइटिंग करो और उससे रिलेटेड पढ़ना शुरू कर दो, है ना, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंडियन सोसाइटी की। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं, भारत की विविधता। अब देखो, जब हम देखते हैं ना भारत की विविधता, तो कैसी विविधता, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं में? जो भारत की एक तो विशेषताएं हो गया, फिर भारत की विविधता में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा भाई? भाषाई विविधता है, जातीय विविधता है, सामाजिक और धार्मिक विविधता है, प्रजातीय विविधता है। विविधता के कारण बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब देश इतना सरल थोड़ी ना है चलाना। जाति के आधार पे झगड़े हैं, धर्म के आधार पे झगड़े हैं, क्षेत्र के आधार पे झगड़े हैं, है ना, निर्जातीयता के आधार पे झगड़े हैं। तो अलग अलग झगड़े हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं, और साथ ही यूनिटी, एकता की बात। तो ये सारे कंसेप्ट हमें इसमें पढ़ने पड़ेंगे। ध्यान रखना, इंडियन सोसाइटी वाला पूरा जितने भी टॉपिक हैं मैं कराऊंगी। और याद रखना, आप 20 से 25 क्लास के बाद इतना भी डाउट आपका नहीं रहेगा, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लिख पाने में असफल होंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम आपको केवल पढ़ाते नहीं, आपको सोचना सिखाते हैं। और याद रखना, जब तक आप खुद से सोचने की कला को विकसित नहीं करोगे तब तक UPSC नहीं निकलेगा, क्योंकि फाइनली हम नहीं लिख के आएंगे आपकी जगह, मेंस लिखना आपको ही है। तो इसलिए आपको अपने सोचने की कला को विकसित करना है, जो एक दिन में नहीं आएगा, क्रमबद्ध तरीके से आएगा। तो पहला टॉपिक समझ में आया, विविधता मतलब क्या? विविधता मतलब अलग अलग तरीके की विविधताएं, और इन विविधताओं में यूनिटी यानी एकत्व का प्रयास करना है। तो यूनिटी की अवधारणा क्या है वो पढ़नी पड़ेगी। बहुलवाद क्या है, विविधता में एकता की अवधारणा क्या है, और इस अवधारणा को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, असमानता और निष्कासन, असमानता के क्या कारण है, और परिवार व्यवस्था क्या है, ये सारी चीजें हमें यहां पे पहले टॉपिक में लगभग पढ़नी पड़ेंगी। जो भारतीय समाज की विशेषताएं हैं, विविधता है, एकता है, परिवार का जो स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें हमें यहां पे पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक समझ में आया। दूसरा टॉपिक है जो हमारे समाज में हम पढ़ते हैं, सीधा लिख के छोड़ दिया है, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। अब इससे तो नहीं होगा, कैसी भूमिका, कैसे संगठन, उसको तोड़ना पड़ेगा ना, तब जाके हमें पता लगेगा। अब जैसे देखो, 19वीं शताब्दी के समाज और धर्म सुधार आंदोलन, इसको भी हमें सोसाइटी से ऐड करना है, सीधा सीधा यानी समाज से ऐड करना है कि भाई 19वीं शताब्दी में जो समाज और धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे, आखिर उन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का जो कोर था वो महिला सुधार कैसे था, क्यों था, महिलाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, और कैसे कैसे अलग अलग चरणबद्ध तरीके से महिला सशक्तिकरण की अवधारणा आगे बढ़ी है। आज आप भारत सरकार के जितने भी प्रयास देखते हो महिलाओं के संदर्भ में, वो प्रयास देखने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा ना कि आखिर महिलाओं ने किन किन चुनौतियों का सामना किया है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कि कृषि आंदोलन में, सीधा क्वेश्चन बनता है यहां से मेंस में, कृषि आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की भूमिका। अब ये हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये सोसाइटी से जुड़ के भी हमें पढ़ना है कि भाई पूरे के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में महिलाओं की क्या भूमिका थी, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पे हमें कुछ फैक्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से लिखने का ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। गांधी युग में महिलाओं की भूमिका, 1947 के बाद महिला संगठन, 1970 के दशक में महिला संगठन, और समकालीन समय में महिला संगठन से जुड़े हुए मुद्दे, जुड़े हुए बिंदु, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे महिला संगठन और SSG,
ध्यान रखना ये स्वयं सहायता समूह जो है ना, आप पेपर कौन बताएगा, कौन से पेपर में भी अलग से एक टॉपिक दिया है, सबसे पहले जो बताएगा उसे क्या ऑनलाइन जो है शाबाशी दी जाएगी। बताओ, एसएसजी का जो टॉपिक है ये फर्स्ट पेपर में भी हमें देखना है, जब महिला संगठन से जुड़े हुए मुद्दे हम पढ़ेंगे। ये एसएसजी का टॉपिक और कौन से पेपर में है? आप लोगों के कमेंट्स मुझे शो नहीं हो रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। किसी का आंसर सांप सूंघ जाता है क्या, या फिर आंसर हो सकता है कि मेरे साइड से कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन आंसर आ जाना चाहिए था भाई, नहीं आ रहा है। आ गया सौरभ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सौरभ का आंसर आया है, ठीक है। मेन का ठीक है, एथिक्स में भी यूज होएगा, लेकिन क्लियरली कहां लिखा है? ज्ञान दर्शन, वेरी गुड। मुस्कान नहीं बच्चे, अमित बिल्कुल सही बात है, वैशु, सोहन, यानी कुछ कुछ बच्चों ने सिलेबस पढ़ा है ना। सूर्या, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। GS2 जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको दो अलग, जब आप गवर्नेंस पढ़ोगे मेरे साथ, उसमें दो टॉपिक अलग से हैं, एक आपका NGO और एक आपका NGO मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और आपका SSG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आप स्वयं सहायता समूह आप फर्स्ट पेपर में भी महिलाओं से जोड़ के पढ़ते हो। यहां से कई बार सेल्फ हेल्प ग्रुप से पहले पेपर में क्वेश्चन आ गया तो बच्चों को लगा रही है तो सेकंड पेपर का पार्ट था, लेकिन भाई महिलाओं से जुड़े हुए संगठनों की बात हो रही है, तो एसएसजी से जोड़ के महिला के साथ लिंक करके क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। तो ये हमें पढ़ना है, और महिला संगठन और उनकी चुनौतियां क्या हैं, और जब हम चुनौतियां पढ़ेंगे तो उनके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी विषय हमें पढ़ने पड़ेंगे सोसाइटी में। यानी पहला पार्ट भारतीय समाज की विशेषताएं, विविधताएं, महिला संगठन और महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। तीसरा पार्ट है जो सीधा लिख के छोड़ दिया है, जनसंख्या और संबंध मुद्दे। अब बच्चे ना भटकते रहते हैं, क्या पढ़े, मतलब जनसंख्या दे दिया और संबंधित मुद्दे दे दिए, इसको डिकोड करना है। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक के अंतर्गत, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। हमें सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा अधिक जनसंख्या के कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या है। भाई जनसंख्या और मुद्दे दिए हैं ना, तो सबसे पहले भाई आज भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया, तो ऐसे में इसके कारण क्या है और इतनी बड़ी जनसंख्या के प्रभाव क्या हो सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। जनसंख्या विस्फोट की चुनौतियां क्या है, हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और याद रखना, जब भी हम चुनौतियां देखेंगे तो चुनौतियों के साथ हमें समाधान को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि खाली समस्या देखने से तो काम नहीं चलता होगा ना। हम अपने जीवन में भी कई बार चुनौतियां, कई बार समस्या में घिरे रहते हैं, लेकिन घिरे रहो उस समस्या में, उससे तो काम नहीं चलेगा, उससे निकलना पड़ेगा। तो उससे निकलने के लिए हमें समाधान खोजने होंगे, है ना, तो समाधान देखने पड़ेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति देखनी पड़ेगी, उसके निहितार्थ देखने पड़ेंगे, भाई उसके आखिर क्या अर्थ है। भारतीय जनसंख्या की उम्र संरचना में बदलाव और उसके निहितार्थ, और सीधा यहां से जुड़ता है जनसांख्यिकी लाभांश। तो हमें पता होना चाहिए जनांकिकीय लाभांश या जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है ना। इसका हम बेसिकली लाभ कब प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हमने जनसांख्यिकी लाभांश पे काम नहीं किया तो फिर हमें इसके खतरे कैसे उठाने पड़ सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों को हमें यहां पे पढ़ना पड़ेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी लाभांश वरदान है कि श्राप है, और जनसंख्या में वृद्धों की, भाई सिंपल सी बात है ना, मान लो 100 लोग हैं, 100 लोगों में यदि जनसांख्यिकी लाभांश बढ़ रहा है, यानी हम कहें कि 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है, यानी ज्यादा लोग बूढ़े हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, तो वृद्धों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या में वृद्धों की संख्या का बढ़ना और उसका प्रभाव पूरी के पूरे समाज पे, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सारे मुद्दों को हमें देखना पड़ेगा सोसाइटी के जनसंख्या और संबंध मुद्दों वाले टॉपिक में। बुझ गए बच्चे, बात समझ में आई। जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे हमें सोसाइटी में पढ़ने हैं, उन मुद्दों में हमें ये विषय वस्तु देखनी है। तो अब जब भी आप जनसांख्यिकी लाभांश को देखोगे ना, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए फर्स्ट पेपर सोसाइटी का पार्ट है ना। वेरी गुड। अब अगला है गरीबी और विकासात्मक विषय। ध्यान रखना, गरीबी का जो टॉपिक है ना, ये गरीबी आप पेपर सेकंड में भी पढ़ोगे, सोशल जस्टिस
जो मैं पढ़ाऊंगी आपको सोशल जस्टिस में, और ये गरीबी कहीं ना कहीं आप पेपर 3 में इकोनॉमी जो अतुल सर आपको पढ़ाएंगे इसमें भी पढ़ोगे। तो गरीबी और विकासात्मक विषय, इसके अंतर्गत हमें क्या देखना पड़ेगा, विकास और गरीबी की संकल्पना क्या है, गरीबी के कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, गरीबी मापने के अलग अलग तरीके कौन से होते हैं, कितनी गरीबी है ना, गरीबी एक सामाजिक समस्या के रूप में कैसे है, कि भाई एक सामाजिक समस्या के रूप में गरीबी के ऊपर सीधा क्वेश्चन बन सकता है। यदि कहते हैं ना कि भूखा व्यक्ति राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का पेट ही नहीं भरा है तो राष्ट्र नहीं चलेगा, उसके दिमाग में सुरक्षा नहीं चलेगी, उसे अपना पेट भरना पड़ेगा पहले। तो जो गरीबी है वो कहीं ना कहीं चुनौतियों को जन्म देती है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर अर्जन गरीबी, शहरी, ये क्या नाम है, अर्बन गरीबी, मतलब शहरी गरीबी की समस्या क्या है, गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, गरीबी, असमानता और विकास, 3 चीजें हैं, गरीबी, असमानता और विकास, इनके बीच में क्या संबंध है। यानी जब भी आप गरीबी को पढ़ोगे तो गरीबी को पढ़ने का नजरिया यही होना चाहिए, क्या है, प्रभाव क्या है, निहितार्थ क्या है, इसके साथ ही मापने का क्या क्या तरीका है, गरीबी से क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, गरीबी, असमानता और विकास के बीच में क्या संबंध है। तो इस तरीके से हम गरीबी वाले पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही इसका अगला टॉपिक है दोस्तों सोसाइटी का शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। ये देके छोड़ दिया। अब जब हम इसको डिकोड करेंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा कि भाई शहरीकरण की प्रवृत्ति और उसके निहितार्थ क्या है, शहरीकरण बढ़ने के कारण क्या है, क्यों बढ़ रहा है शहरीकरण, पुश फैक्टर कौन से हैं, पुल फैक्टर कौन से हैं, ये सारे हमें यहां पढ़ने पड़ेंगे। शहरी क्षेत्र यदि बढ़ रहा है तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक निहितार्थ क्या है, और शहरी क्षेत्र में स्लम एरिया, जो झुग्गी झोपड़ी एरिया है वो बढ़ रहे हैं, तो स्लम एरियाज की क्या समस्याएं हैं, और ये स्लम एरियाज या फिर जो पिछले टॉपिक से जोड़ोगे जो गरीबी है, शहरी क्षेत्रों की सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर रही है ना। तो ये सारे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शहरीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव हमें देखना पड़ेगा, और सरकार के द्वारा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों को देखना पड़ेगा, और क्या करना चाहिए ताकि हम गांव का भी विकास कर सके। और जो कहीं ना कहीं शहरीकरण बढ़ रहा है, एक तो हम शहरों का इस तरीके से विकास करें कि बढ़ती हुई जनसंख्या को वो अपने अंदर समायोजित कर सके, हम गांवों का विकास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो निर्भरता है वो गांव से ही पूरी हो जाए, तो शहरीकरण की समस्या ना बढ़े। तो दोनों तरफ से हमें काम करने पड़ेंगे। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इसके लिए, तो हमें कुछ योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। जब हम अपनी आंसर राइटिंग करते हैं, यहां यदि वहां पे भावनात्मक फेंक के आओगे ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। वहां पे हमें कुछ सॉलिड तथ्यात्मक बेस भी देना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि भाई सरकार का ये विजन है, ये योजनाएं चल रही हैं, है ना। तो हमें कुछ योजनाओं की तथ्यात्मक जानकारी भी होगी जो इस पूरी क्लास में आपको दी जाएगी। याद रखिएगा, अगला टॉपिक है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। भूमंडलीकरण किसका टॉपिक है भाई, हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे भूमंडलीकरण, या अर्थव्यवस्था, इसमें हम आईआर में थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन मेनली ये पेपर 3 का पार्ट है। लेकिन सोसाइटी पे भूमंडलीकरण का प्रभाव पूछ लिया, और पूछता है यहां से हर बार लगभग एक क्वेश्चन आता है, भाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रभाव क्या हो रहा है भूमंडलीकरण का, भूमंडलीकरण के आयाम क्या है, भूमंडलीकरण और भारत क्या है, भूमंडलीकरण का महिलाओं पे प्रभाव, वृद्धों पे प्रभाव, शहरों पे प्रभाव, गांव पे प्रभाव। तो हर नजरिए से हमें भूमंडलीकरण का समाज में अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद एक टॉपिक आता है महिला सशक्तिकरण। इसमें हमें सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ ग्रुप है, सामाजिक सशक्तिकरण के आयाम और सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, इसमें हम हर वर्ग को पढ़ेंगे। महिलाएं तो मेन आएंगी ही, और जो भी हमारे सुभेद्य वर्ग हैं, SC, ST, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर्स, इसको हम सोशल जस्टिस में भी पढ़ेंगे। सोशल जस्टिस में हम पढ़ेंगे क्या क्या योजनाएं चल रही हैं इनके लिए, है ना। और सोसाइटी के साथ लिंक और सोशल जस्टिस को जब हम जोड़ के पढ़ेंगे तब जाके हम मेंस में अच्छा आंसर लिख पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये आपका अगला टॉपिक है, और उससे अगला टॉपिक है आपका संप्रदायवाद। संप्रदायवाद को बहुत डिटेल से पढ़ना है, इसका प्रभाव क्या है, इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद संप्रदायवाद, पता होना चाहिए ना संप्रदायवाद क्या है, क्या समाज पे प्रभाव है।
इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या क्या किया जाना चाहिए, है ना, और क्या केवल सरकार के करने से काम चलेगा या फिर नागरिकों की भी उसमें भूमिका होनी चाहिए। तो हमें डिटेल से संप्रदायवाद को पढ़ना पड़ेगा। ये हम पेपर सेकंड में भी पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर में भी पढ़ना है। उसके बाद क्षेत्रवाद, सीधा सीधा सोसाइटी में टॉपिक दिया है। क्षेत्रवाद की संकल्पना क्या है, इसके विविध रूप क्या हैं, भारत में क्षेत्रवाद की क्या अवधारणा है, इसके कारण क्या है, भूमिपुत्र की अवधारणा, सीधा क्वेश्चन बनता है मेंस में, क्या है भूमिपुत्र की अवधारणा, क्षेत्रवाद के प्रभाव क्या हो सकते हैं, संघवाद और क्षेत्रवाद जुड़ के क्वेश्चन बन सकता है, और क्षेत्रीय पार्टियों की क्षेत्रवाद में भूमिका। ठीक है, तो क्षेत्रवाद के संबंध में सीधा टॉपिक बनता है आपको इसको रोकने के उपाय और उदाहरण। अगला लास्ट टॉपिक है इसका पंथ निरपेक्षता यानी धर्म निरपेक्षता। इसमें हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, भारतीय धर्म निरपेक्षता के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। ये धर्म निरपेक्षता आप पेपर सेकंड में भी पढ़ते हो, है ना। पंथ निरपेक्षता को हम पूरा डिटेल में पेपर सेकंड में भी पढ़ते हैं प्रस्तावना से जोड़ते हुए, लेकिन फर्स्ट पेपर का भी पार्ट है, यानी इसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं, भारत सरकार द्वारा धर्म निरपेक्षता को बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। और जब आप फर्स्ट पेपर लिखोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड पेपर की एग्जाम्पल को नहीं लिखोगे। भाई हमारे संविधान में क्या किया गया है धर्म निरपेक्षता के संरक्षण के लिए, इसीलिए आपके आंसर राइटिंग में भी अंतर विषयक दृष्टिकोण दिखना जरूरी है। एग्जामिनर को यह ना लगे कि इसने अलग अलग पेपर पढ़े हैं, और वो पॉसिबल भी नहीं होता है क्योंकि आपका पूरा नॉलेज इकट्ठा चलता है। जब आप आंसर लिखते हो तो आपके फर्स्ट पेपर के आंसर में ये नहीं है कि आप समाज लिख रहे हो तो उसमें आप राजनीतिक नजरिए से नहीं लिखोगे, आर्थिक नजरिए से नहीं लिखोगे, नैतिक नजरिए से नहीं लिखोगे। आपको हर एक पेपर के क्रक्स को, सार को इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी आंसर राइटिंग में, ठीक है। और समान नागरिक संहिता पेपर सेकंड में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, लेकिन सोसाइटी के नजरिए से भी उसे पूछा जा सकता है। इतना है सोसाइटी। मैं फिर से आपको बता दूं, सोसाइटी वाला जो पूरा पार्ट है वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं। पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरा का पूरा गवर्नेंस, पूरा सोशल जस्टिस, पूरा इंटरनल सिक्योरिटी और ऐसे, इसके साथ ही जो हमारी बाकी की जो टीम है वो बेस्ट से बेस्ट है। और उसके लिए सबसे बड़ा तरीका होता है आप एक एक क्लास सुन लीजिए सभी फैकल्टी की, आपको सब समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, 14 फरवरी, मात्र 2 दिन बच गए हैं इस बैच के। फटाफट स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे जाके आप परचेज कर सकते हो। LDLIVE कोड का प्रयोग करोगे तो मात्र 18,999 में ये बैच मिलेगा। एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था, मैम वैलिडिटी कितनी होगी, तो 2 साल की वैलिडिटी है इसकी। आप 2 साल तक अनिश्चित समय, मतलब एक वीडियो को आप 20 बार भी देख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। हालांकि पढ़ाने के बाद देखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टीम बेस्ट है। और हाँ, ये PDF आपको, ये पूरे के पूरे सिलेबस का PDF आपको मिल जाएगा ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, अगर PDF आपको चाहिए तो ये हो गया भाई हमारा सोसाइटी। बस एक पार्ट और बचा है, थोड़ा सा धैर्य का परिचय और दे दो क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है ना। एक बार सीख समझ लोगे तो फिर दोबारा मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको। देख रहे हो कितना है, बाप रे बाप। अब रणनीति के लिए क्या करना है, एक तो भारतीय समाज की NCERT है, इसे जरूर पढ़ लो NCERT। साथ ही मेरी क्लास होंगी, जो कोर्स आप लोगे, इस कोर्स में मैं आप लोगों को इंडियन सोसाइटी कराने वाली हूं। इन क्लास के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। मैं मतलब निश्चिंत करती हूं आपको, कोई भी आंसर आपकी रेंज से बाहर नहीं होगा। इस तरीके से आपकी समझ विकसित की जाएगी इन क्लासेस में। ध्यान रखना, एक राम आहूजा की बुक आती है, आपको यदि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं, बहुत क्लिष्ट लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, आप राम आहूजा की किताब पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप मेरी क्लासेस करोगे तो राम आहूजा का जो क्रक्स है वो मेरे नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। अगर आप मेरी क्लासेस करते हो तो फिर आपको राम आहूजा की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको वहां से भी सार पढ़ाऊंगी, ठीक है। और साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करना है। तो हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। भूगोल में बस हमें मोटा मोटा देख लेना है यहां तक। मुझे बस ये बता दो मैम, ये यूट्यूब पर भी पढ़ाओगे ऐप आप या नहीं? ये सब नहीं, ये कोर्स का पार्ट है। यूट्यूब पे मैं IR पढ़ा रही हूँ, जो कि आप सुबह 9 बजे सुन सकते हो। क्या नाम है बच्चे आपका?
अच्छा वैशु, आपके मैंने कमेंट्स देखे बच्चे, थैंक यू सो मच, मुझे नाम याद रह जाते हैं। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो आईआर की क्लासेस को, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मैं प्रफुल्लित हो जाती हूँ। मैं पर्सनली एक एक कमेंट देखती हूँ बच्चों का, मुझे कुछ सुझाव अगर मिलता है मैं उसे फॉलो करने का प्रयास करती हूँ। और क्या होता है ना, हमारा मोटिवेशन भी तभी रहता है जब हमें बच्चों का समर्थन मिलता है, क्योंकि हम क्यों हैं, क्योंकि आप हो, आप हैं तो हम हैं। तो आप, और एक बात याद रखना, अपनी तरफ से 100% से भी ज्यादा कुछ हो सकता है ना, तो उतना एफर्ट हम करेंगे, क्योंकि हिंदी माध्यम के रिजल्ट को बहुत आगे लेके जाना है हमको। गरीब बच्चा, गांव का बच्चा, झोपड़ी में रहने वाला बच्चा सपने देखना छोड़ देगा क्या? तो नहीं, उसके लिए भी काम करना है, ठीक है? तो ध्यान रखना, यूट्यूब और कोर्स में मैं ये पढ़ाऊंगी आपको वैशु। अब एक बार लास्ट टॉपिक देख लेते हैं फर्स्ट पेपर का, भूगोल। इसमें क्या क्या है? तो सबसे पहले तो भौतिक भूगोल की विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है, जैसे दक्षिण एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनके वितरणों को पढ़ना पड़ेगा। विश्व के विभिन्न भागों में जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, यानी जितने भी उद्योग हैं उनको स्थापित करने के पीछे कौन कौन से ज्योग्राफिकल कारक जिम्मेदार हैं या अन्य कारक जिम्मेदार हैं, सबको हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की जो घटनाएं हैं, जैसे भूकंप, पूरा सुनामी, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी हलचल है, चक्रवात है, इन सारी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाओं को पढ़ना पड़ेगा। भौगोलिक विशेषताएं, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं जैसे जल स्रोत, हिमावरण सहित वनस्पति और प्राणी जगत में परिवर्तन और इन परिवर्तनों के प्रभाव। ज्योग्राफी को मैंने थोड़ा डिकोड नहीं किया क्योंकि क्लास 2.5 घंटे खींच जाती, किसी और दिन हम इस पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मोटे तौर पे ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा डिकोड करने की जरूरत है भी नहीं। और हाँ, ज्योग्राफी की जो फैकल्टी है स्टडी आईक्यू की टीम में, बेस्ट फैकल्टी है ना, आप उनसे एक बार पढ़ेंगे तो आपकी सारी अवधारणाएं अपने आप कवर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से भूगोल, यानी मोटे तौर पे हमने क्या देखा फर्स्ट पेपर में, हम पहले तो कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा फर्स्ट पेपर में होता क्या है, और हमने तो पूरा डिकोड करके 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया सिलेबस समझ लिया। यानी पूरा आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और 1947 के बाद का भारत, विश्व इतिहास, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी, ये 4 विषय हमें पेपर 1 में पढ़ने होते हैं। ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को बेस बनाओ भाई, सबसे जरूरी है ज्योग्राफी में एनसीईआरटी। आपको ये जो 11वीं की एनसीईआरटी है ना, इसमें 2 एनसीईआरटी आती है। एक भौतिक भूगोल की जो एनसीईआरटी है ना, इसमें मैं मतलब ऑनेस्टली बता रही हूं, मैंने ये एनसीईआरटी कम से कम 20 बार पढ़ी होगी, झूठ नहीं बोल रही मैं। और 20वीं बार भी मुझे एक एक लाइन में नए नए कंसेप्ट दिखे। आपको ये किताबें आसानी से समझ में नहीं आएंगी, आप किसी जो आपका स्टूडेंट भौतिक भूगोल का या भूगोल का जानकार है उसके साथ बैठें, उससे कुछ हेल्प ले लें, आप उसको कुछ और पढ़ा दें जिसमें आप अच्छे हो। तो इस तरीके से आप बैठ के टाइम दे के इन एनसीईआरटी को पढ़िए। आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं, जैसे खुल्लर है तो खुल्लर के कुछ टॉपिक्स को आप कर सकते हैं, माजिद हुसैन है, तो कोई भी एक बेसिक सी बुक उठाएं, उसके जो सिलेक्टेड टॉपिक है, मान लो आपको चक्रवात डिटेल में जाना है, आपको भूकंप समझना है, ज्वालामुखी समझना है, तो आप एक किसी बुक को देख सकते हो। या जैसे सविंदर सिंह की एक बुक आती है, सविंदर सिंह के सिलेक्टेड टॉपिक काफी अच्छे दिए हैं, काफी इजी भाषा में समझ में आ जाएगा। और फिर आपको पिछले सालों के क्वेश्चन का विश्लेषण तो करना ही है। ज्योग्राफी में एक काम और करना आप, जैसे 1 मिनट, मेरे कहने से एक काम जरूर कर लेना। जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, किताबें पढ़ी है, बात आती है एमसीक्यू की, मैम एमसीक्यू कहाँ से लगाएं पीटी के लिए? तो पीटी के लिए एमसीक्यू लगाने का आधार है, सबसे पहले आप पीसीएस के क्वेश्चन उठाना। ज्योग्राफी में इजी क्वेश्चन होंगे, एक एक लाइन के क्वेश्चन होंगे, आपको समझ में आएंगे और काफी क्वेश्चन टफ भी होंगे। उसके बाद आप आईएएस के क्वेश्चन लगाना, सीडीएस के क्वेश्चन लगा लेना, सीएपीएफ के क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। एक काम आप करना, अगर आपके पास हो, 2010 से पहले आईएएस ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था। जैसे अभी सी सेट आता है ना, तो इस सी सेट की जगह आईएएस ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था। जैसे मान लो किसी का भूगोल है तो भूगोल में ही उसे 100 के 100 क्वेश्चन करने होते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर ये मिल जाए आपको 2010 से पहले का, ढूंढने का प्रयास करना। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ तो ज्योग्राफी के जो ऑप्शनल वाले पेपर होते हैं ना, थ्योरी वगैरह से रहते हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जो फिजिकल ज्योग्राफी के लगभग हर साल मान लो 100 क्वेश्चन होते थे तो 20 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये 20 क्वेश्चन अगर आपने हर साल के लगा लिए, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं रहेगा पीटी में, ध्यान रखना। तो इसके लिए प्रयास करना। बाकी फिर मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग, और जो हमारी टीम है वो भी डेडिकेटेड तरीके से आपको ये पढ़ाने का प्रयास करेगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास किया। आशा करती हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिलेबस को डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारी तैयारी का आधार स्तंभ ही सिलेबस होता है। जब तक हम सिलेबस को नहीं समझेंगे हम पूरे यूपीएससी के दायरे को नहीं समझ पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको चारों पेपर का सिलेबस अगर समझना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर का भी सिलेबस समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही यदि आप समयबद्ध तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस बैच से अवश्य जुड़ना चाहिए। 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोड यूज करना है LDLIVE लाइव का। इस कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।